गुड आफ्टरनून आप सबका हमारे आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आप सबको नमस्कार। आप सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी आज के सेशन में और अभी 12:56 हो रहे हैं। हम अगले 5 से 10 मिनट का एक वेट करेंगे, 1:05 तक का वेट करेंगे। जो पर्सन जुड़ता जाएगा उसका हम अपना जो सेशन का जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे। रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए ताकि थोड़ा सा मुझे भी आगे आपको बताने में इजी हो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये रिकॉर्डिंग में बार बार डिस्टर्बेंस मिल सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के जो सेशन है उसमें जुड़ने के लिए। मैं अपने जो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पुराने सेशन थे, जो लास्ट सेशन था, उसमें कुछ टॉपिक्स पे बात हो रही थी, तो उसमें कुछ चीज़ों को मैं रिक्लैरिफाई भी करना चाहूँगा। हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो भी ऑन है। जो ये टॉपिक था ये डॉक्टर GS घाली जी पंजाब से उनका उठाया हुआ क्वेश्चन था। उस समय मैंने जो उस पर रिप्लाई दिया था उसमें मैं कुछ और भी आगे ऐड ऑन करना चाहूँगा। बात हो रही थी हमारा कि पल्स को कैसे चेक करना है, किस डायरेक्शन में आपका जो है वो हाथ होना चाहिए, कैसे आपके हाथ का लोकेशन होना चाहिए। तो उसमें आप चाहे लेफ्ट हैंडेड है चाहे राइट हैंडेड है, उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, जो सेंग्वाइन फिंगर होती है, वो पेशेंट के जो थंब होता है उसकी तरफ को जानी चाहिए। मतलब कि जैसे अगर ये हाथ है मेरा और इस तरह से किया जा रहा है, तो जो ये वाली उंगली है, इंडेक्स छोटी वाली उंगली है, वो पेशेंट के अंगूठे की तरफ को होनी चाहिए। चाहे फिर आप लेफ्ट हैंड से उसको चेक कीजिए या राइट हैंड से चेक कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर पेशेंट का लेफ्ट भी यूज़ करेंगे, राइट भी यूज़ करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। बस जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो पेशेंट के थंब की तरफ को होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो थंब उसका ऐसे है और आपकी इंडेक्स फिंगर आपके एल्बो की तरफ हो जा रही, नहीं। थंब अगर उसका ऐसे है उधर, जब थंब है तो उसकी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो उसके थंब की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट आपका डेनोटेशन होगी वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट की होगी। एक यही मेन टॉपिक था। अभी घाली सर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, पर फिर भी ये उनका क्वेश्चन था, उसका रिप्लाई ये रहेगा कि आप पेशेंट का कोई भी हाथ चेक कर सकते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली हर्ट साइड वाला हाथ होना चाहिए। पर जो पेशेंट आपका जो डॉक्टर ही हमारा लेफ्टी है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप उसका पेशेंट का आप राइट हैंड भी चेक कर सकते हैं। बस जो आपकी उंगली, जो आपका इंडेक्स फिंगर है, आप अपने लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं, पर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो पेशेंट के थंब के तरफ होनी चाहिए, अंगूठे की तरफ होनी चाहिए। ये ध्यान में रखिए, हमें जो पल्स डायग्नोसिस है उसको कंडक्ट करना है। तो अभी हम अपना जो लास्ट सेशन था, लास्ट सेशन था उसके रिगार्डिंग में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट डिस्कस कर का मैं लेते बैठ हैं। जाऊंगा। तो ठीक है, हम अपना सेशन को रिकंटिन्यू कर रहे हैं और 5 मिनट का भी हम और वेट करेंगे। उसके बाद हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो हमारा लास्ट सेशन हुआ था उसमें हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, और लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने टेम्परामेंट डायग्नोसिस को कंक्लूड किया था। टेम्परामेंट डायग्नोसिस की पॉइंट्स को आप सबको बताया गया था। उसको आप टेम्परामेंट डायग्नोसिस से आप किस कंक्लूजन तक पहुंचते हैं उसके बारे में बताया गया था। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा छोटा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। टेम्परामेंट डायग्नोसिस के कंक्लूजन से आप पेशेंट के जो डिजीज सिस्टम है उस तक पहुंचते हैं कि इसको किस सिस्टम के अंदर, इसके किस बॉडी सिस्टम के अंदर इसको डिजीज हो सकती है। ये आपका टेम्परामेंट का जो होता है कंक्लूजन होता है। पर वो तो आपका सिस्टम आ गया कि लिम्फेटिक सिस्टम में है और आपका किस सिस्टम में है, आप किस ऑर्गन के किस लेवल पे वो चीज़ है। मान लीजिए वो आपका अगर प्रोड्यूसर में है तो आपका किडनी में है, लिवर में है, केयू में, वो किस लेवल की चीज़ पर है आपका डिजीज। उसके लिए आपको या तो रिपोर्ट जो होती है, लैब की रिपोर्ट होती है, उसके सहारे। उसके अलावा आप जो आपका पल्स, हमारा जो पल्स डायग्नोसिस का तरीका है उसके रिगार्डिंग भी आप कर सकते हैं। और जो लास्ट सेशन था उसमें हमने पल्स डायग्नोसिस के ऊपर डिस्कस किया था। तो पल्स डायग्नोसिस पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा आज मैं रिव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया था कि आपको पल्स को कैसे चेक करना होता है। पहले हमने बताया था कि 2 फिंगर पे पल्स को चेक किया जाता है, 2 फिंगर पे पल्स को चेक किया जाता है।
उसमें से जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, छोटी फिंगर है, वो आपकी सैंग्वाइन टेम्परामेंट को डिनोट करती है, और जो मिडिल फिंगर है, बड़ी फिंगर है, वो आपकी लिम्फेटिक टेम्परामेंट को डिनोट करती है। हर फिंगर पे 3-3 मेनिस्कस होते हैं। जो फर्स्ट मेनिस्कस है वो आपका टुवार्ड द थंब होता है, मतलब जो ये वाली धार है वो आपकी अंगूठे की तरफ को हम फर्स्ट मेनिस्कस करेंगे। जो आपका फर्स्ट मेनिस्कस होता है, चाहे वो सैंग्वाइन का हो चाहे वो लिम्फेटिक का हो, वो आपका फर्स्ट मेनिस्कस आपका हमेशा यूजर के लिए होता है, और सेकंड मैन्युफैक्चरर के लिए होता है। सेकंड जो होता है वो आपका मिडिल जो मेनिस्कस होता है वो आपका यूजर के लिए होता है, और जो लास्ट मेनिस्कस होता है, जो थर्ड मेनिस्कस होता है तीनों में, दोनों उंगलियों में, वो आपका प्यूरीफायर का होता है। ये हमारे 2 टॉपिक हुए थे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। 2 फिंगर्स पे हम कंडक्ट करते हैं पल्स डायग्नोसिस को, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर आपका सैंग्वाइन को डिनोट करता है, मिडिल फिंगर आपका टेम्परामेंट को। टुवार्ड द थंब हमारी फर्स्ट मेनिस्कस, हर दोनों फिंगर पे 3-3 मेनिस्कस है। टुवार्ड द थंब हमारी फर्स्ट मेनिस्कस होती है। फर्स्ट मेनिस्कस हमारी मैन्युफैक्चरर को डिनोट करती है, सैंग्वाइन पे ब्लड मैन्युफैक्चरर, और आपका जो मिडिल फिंगर है उस पे लिम्फ मैन्युफैक्चरर। जो मिडिल आपकी मेनिस्कस होती है वो आपका उसके लिए यूजर के लिए डिनोट करती है। ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर हो गया, मिडिल वाला प्रोड्यूसर यूजर हो गया, और जो लास्ट वाला होता है जो मेनिस्कस होती है वो आपकी प्यूरीफायर को डिनोट करती है, ब्लड या लिम्फ। उसके बाद हमने क्या चीज़ पे डिस्कस किया था कि आपको उसको डिटेक्ट कैसे करना है पल्स को। तो पल्स में आपका जो इंडेक्स फिंगर होती है वो टुवार्ड द थंब रहनी चाहिए पेशेंट के हमेशा। यही डॉक्टर घाली सर का क्वेश्चन था जिस पे अभी मैंने आपको बताया था। तो चाहे आप लेफ्ट से चेक कीजिए चाहे राइट से चेक कीजिए, पर जो आपकी इंडेक्स फिंगर है जो सैंग्वाइन को डिनोट करती है वो पेशेंट के थंब के तरफ आनी चाहिए। और उसको आपने कैसे डिटेक्ट करना है उसके बारे में बताया गया था कि जैसे मान लीजिए ये आपकी नस है, पहले आप बिना किसी पोजीशन बनाए पहले आप नस को टटोलेंगे। जब आप नस को ढूंढ लेते हैं फिर आप उसकी जो दोनों उंगलियां उसकी फिंगर को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके जाते हैं। ये अभी देखिए ये ऐसे है, इसको हमने इक्विलिब्रियम करने के लिए इस तरह से किया, तो ये आपका एक बन गया। ये इस एंगल से आप जो पेशेंट है उसकी नस को टटोलेंगे। जब आप उसकी नस को ढूंढेंगे तो आपको एक धड़कन महसूस होगी, अभी आपने उस पर दबाव नहीं डाला है, वो धड़कन महसूस होगी। जो वो है वो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ पल्स है। फिर जब आप उसमें अपनी लोकेशन को सही करके जब आप दबाव डालेंगे तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि एक उंगली पे अलग डोनेशन है पल्स की, एक उंगली पे अलग डोनेशन है। जो एक उंगली पे जो पल्स उसी तरह से धड़क रही होगी जैसे आपने जब ढूंढते वक्त धड़की थी, पर जब आपने दबाव डाला है तो एक उंगली पे पल्स का धड़कने का एहसास दूसरी उंगली से थोड़ा अलग होगा, और जिस उंगली पे वो चीज़ आएगी वही आपका, या अगर मान लीजिए वो आपकी इंडेक्स फिंगर पे आ रहा है तो वो सैंग्वाइन टेम्परामेंट के रिगार्डिंग पे है डिजीज है, और अगर लिम्फेटिक पे आ रहा है तो लिम्फेटिक पे। आपसे मैंने ये भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि हमें शुरुआती दौर में डिटेल में नहीं जाना है, हमने किस चीज़ पे जांच करनी है। पहले सबसे पहले तो उसका टेम्परामेंट डायग्नोसिस बनाया। टेम्परामेंट डायग्नोसिस बनाने के बाद हमने उसका जो पल्स डायग्नोसिस में क्या पहले 2 फैक्टर को कंफर्म करना है, ब्लड लिम्फ या फिर सॉरी सैंग्वाइन या फिर लिम्फेटिक। इन 2 उंगलियों से हमने किसी चीज़ को जांचना है कि इस पेशेंट के अंदर सैंग्वाइन का विकार बन रहा है, डिजीज बन रही है, या लिम्फेटिक की। उसके बाद जो 3 मेनिस्कस का काम शुरू होता है वो उसके बाद शुरू होता है। आज हम 3 मेनिस्कस को किस तरह से एलोकेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग में, और जो आपके इंडेक्स फिंगर के मेनिस्कस हैं वो आपको क्या क्या शो करती है, किस तरह से आप उस जो इंडेक्स फिंगर की रीडिंग है उसको आप किस तरह से टेम्परामेंट डायग्नोसिस से कोरिलेट करके अपना जो आपको आगे अपना डायग्नोस बनाना होता है पेशेंट के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर की जाएगी, सिर्फ इंडेक्स फिंगर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिम्फेटिक चैनल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो समय 1:06 हो चुके हैं, काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं और काफ़ी लोग समय रहते जुड़ते भी रहते हैं। तो हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे आज के सेशन का जो टॉपिक था वो था प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पल्स डायग्नोसिस पार्ट 2। पार्ट 2 में हम आज क्या क्या जानेंगे कि तीनों मेनिस्कस को किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो इंडेक्स ब्लड और सैंग्वाइन की जो उंगली होती है उसकी तीनों मेनिस्कस पे आपको क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, और उस जो मेनिस्कस की रीडिंग है
वो आपकी टेम्परामेंट से किस तरह से कोरिलेट करके आपको अपना डायग्नोज बनाना है, उसके रिगार्डिंग आज इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। उसके अलावा आपका C4, C5, C6 के ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कशन किया था पल्स डायग्नोसिस के रिगार्डिंग में, वहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि हमने किस तरह से दोनों उंगलियों से डिटेक्ट किया है कि किस उंगली पे आपका जो है पल्स आ रही है। अब मान लीजिए कि आपकी पल्स जो है वो इंडेक्स फिंगर पे आ रही है, इसका मतलब वो सेंग्वाइन टेम्परामेंट का पर्सन है। इसी चीज़ को आप उसके जो टेम्परामेंट डायग्नोसिस है उससे भी कोरिलेट करेंगे। टेम्परामेंट डायग्नोसिस से आपने उसको कोरिलेट किया होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सेंग्वाइन का ही पेशेंट है। अब हमने उसमें चेक करना है कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग में होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो हमारी पल्स हमें किस तरफ से चेक करनी है, जो हमारी जो फर्स्ट इंडेक्स जो फर्स्ट मिनिस्कस है वो आपकी टुवार्ड द थंब होनी चाहिए पेशेंट के, इस तरफ से। फर्स्ट इंडेक्स पे आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसका रीडिंग आती है। मिडिल जो इंडेक्स होती है, मिडिल जो आपका मिनिस्कस होती है उस पर आपका प्रोड्यूसर की आती है, और जो यूज़र की आती है, और जो लास्ट होता है उस पर आती है आपकी प्यूरीफायर की। मैन्युफैक्चरर, आपका मैन्युफैक्चरर, यूज़र और प्यूरीफायर, ये तीन। अब जब आप पेशेंट की पल्स को जांच लेंगे तब उस समय आप उसको चेक करेंगे। मान लीजिए आपने उस पेशेंट की पल्स को जब चेक किया है, आपको मालूम पड़ा वो इंडेक्स पे है। जब आपने इंडेक्स की उंगली पे आपको एक एबनॉर्मल जो बीट आ रही है, जो पल्स आ रही है वो आपको इंडेक्स पे आ रही है, आपने क्या किया फिर? इंडेक्स की 3 मिनिस्कस हैं, आपने इस तरह से फर्स्ट मिनिस्कस, सेकंड मिनिस्कस और थर्ड मिनिस्कस, इस तरह से आपने उस चीज़ को डिटेक्ट करना होता है। पहले आपने अभी दबाव नहीं डालना है, ज़्यादा भार वाला दबाव नहीं डालना है, एक दबाव डालना है जिस पे आपको अबनॉर्मल महसूस हो रहा है, और बस उसी दबाव पे आपने इन तीनों मिनिस्कस पे उसको जांच करनी है। इन तीनों मिनिस्कस पे इस तरह से आप उस पे हर पेशेंट पे जांच करेंगे जिस उंगली पे आपको आया है। जब आप इस तरह से वो मिनिस्कस पे जांच करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक मिनिस्कस पे, किसी एक धारा पे जो आपकी बीट है वो 2 धाराओं से थोड़ी अलग है। जो वो 2 धारा होगी, हो सकता है उन दोनों धाराओं पे जो आपकी बीट आ रही है वो तेज हो या स्लो हो, पर जो एक धारा होगी उसमें जो बीट होगी वो उससे अपोजिट होगी या उससे थोड़ी डिफरेंट होगी। इस तरह से आपको मालूम पड़ेगा कि ये आपके इस मिनिस्कस के रिगार्डिंग पे है। पर अभी भी हमें ये नहीं मालूम पड़ा है। उसके बाद हमने उसकी गहराई भी जाननी होती है, उसकी 7 गहराइयाँ लेके फिर जानना होता है छोटे छोटे धीरे धीरे कि किस पे हमको वो जो धड़कन है उस तरह की धड़कन महसूस हो रही है। पर अभी हम आज उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस किस पे करेंगे? इन 3 धाराओं के बेस के ऊपर। तो इस तरह से आपने जब पेशेंट का पल्स डायग्नोज किया, टुवार्ड द थंब आपने अपने इंडेक्स फिंगर को रखा, आपने उसकी पल्स को ढूंढा। पल्स ढूंढने के बाद आपको मालूम पड़ा कि वो किस उंगली पर उसकी धड़कन आ रही है। फिर आपने उस उंगली के रिगार्डिंग पे आपने उस उंगली से उसकी पल्स को चेक करना शुरू किया, और उसमें भी आपने तीनों मेनिस्कस से उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है। पहले आपने टुवार्ड द थंब किया जो कि आपका मैन्युफैक्चरर को शो करेगा, फिर मिडिल फिंगर जो कि आपका प्रोड्यूसर को शो करेगा, और यूज़र को शो करेगा, और जो लास्ट फिंगर जो कि आपका प्यूरीफायर को शो करेगा। इस तरह से आप उस उंगली से तीनों धाराओं से जब उसकी नर्व्स को जांचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक धारा पर जो धड़कन है उसका आभास अलग है, और जो दूसरी धारा है, जो 2 धाराएं उन पे जो धड़कन है उनका आभास अलग है। ये क्यों ऐसा है इसके रिगार्डिंग भी आपको पूरा बताया जाएगा। अभी तक जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की गई वो क्लियर है? हमने किस तरह से 3 धाराओं के बेस पे पेशेंट को जांचा है, और हमने जांचने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज़ किया है कि जो उंगली है वो हमारी इंडेक्स फिंगर जो है वो हमारी टुवार्ड द थंब होनी चाहिए, और जो फर्स्ट मेनिस्कस होती है हमारी वो भी टुवार्ड द थंब होती है। ये था अभी तक का हमारा जो ओवरव्यू पल्स डायग्नोसिस पे। अब हम इसके थोड़े से ब्रीफ में जाएंगे। अभी हमने क्या नापा है, पर अभी भी हमने कि क्या मैन्युफैक्चरर में आपके है या फिर आपका यूज़र में है या फिर प्यूरीफायर में है, उसके रिगार्डिंग पे अभी हमने जांच की है। अभी हमने ये जांच नहीं की है कि किस ऑर्गन पे है। अब हम पहले आज हम
शुरुआत करेंगे ऑर्गन की जानकारी लेने से। इसको आपने ऑर्गन तक कैसे पहुंचना है उसके ऊपर भी आप आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो ठीक है, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन पॉइंट्स को साथ में राइट डाउन भी करते रहें। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है हमारा इंडेक्स फिंगर के हमारे 3 मेनिस्कस है। जो फर्स्ट मेनिस्कस होती है टुवार्ड द थंब, वो आपकी मैन्युफैक्चरर, जो इंडेक्स पे वो आपकी ब्लड मैन्युफैक्चरर को शो कर रही है और मिडिल फिंगर पे लिम्फ मैन्युफैक्चरर को। जो इंडेक्स फिंगर पे जब आपको रीडिंग आएगी, मान लीजिए जब आपने उस पेशेंट का जब आपने चेक किया था, पल्स चेक किया था, तो उसमें आपको इंडेक्स फिंगर पे आपको जो पल्स है वो डिस्टर्ब महसूस हुई। इसका मतलब कि जो पेशेंट है उसके अंदर जो रोग है वो ब्लड मैन्युफैक्चरर के जो ऑर्गन्स हैं उसके रिगार्डिंग पे उसका रोग है। तो अब ब्लड मैन्युफैक्चरर में क्या रोग ऑर्गन होते हैं? एक होता है आपका लिवर और दूसरा होता है बोन मैरो। ये दो फर्स्ट पॉइंट है लिवर, सेकंड पॉइंट है बोन मैरो। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उन पेशेंट्स के अंदर, लिवर और बोन मैरो वाले पेशेंट में आपको। अब मान लीजिए अभी क्या है, हमने धारा को नहीं जानना है, अभी हमने सिर्फ हमें यही मालूम पड़ा है कि ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, ठीक है। अभी हम उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं कि हमने उसको दबाव डाला और जाना कि ये आपका लिवर के रिगार्डिंग पे है या फिर आपका बोन मैरो के रिगार्डिंग पे डिजीज है। पर उसको आप किस तरह से जान सकते हैं? फर्स्ट तो आपने उसका टेम्परामेंट डायग्नोसिस कर लिया, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये सैंग्वाइन है या सैंग्वाइन डोमिनेटेड पर्सन है। उसके बाद आपने उसका पल्स डायग्नोसिस किया। पल्स डायग्नोसिस पे आपको फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आया था कि इसके जो इंडेक्स फिंगर है उसी के ऊपर हमें धड़कन महसूस हुई, उससे हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस क्लियर हो गया। टेम्परामेंट डायग्नोसिस में कुछ क्वेश्चन होते हैं, उससे हमें मालूम पड़ता है कि ये किस, जैसे कि हमने उसमें जानने की कोशिश की कि उसको भूख सही लगती है, उसको थकान तो नहीं हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन जानने से हमें हमारा एक डायग्नोस कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमारा जब हमने पल्स डायग्नोसिस में हमने जब डायग्नोस किया था, हमें इंडेक्स फिंगर पे उसकी पल्स आई थी, उससे हमें ये क्लियर हो गया हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस सही है, ये पेशेंट जो है वो सैंग्वाइन है या सैंग्वाइन डोमिनेंट ही है। अब उसके बाद हमने इस तरह से 3 मेनिस्कस की धाराओं के बेस पे हमने उस चीज़ को चेक किया पेशेंट को। अभी हमने दबाव नहीं डाला है, सिर्फ एक जो दबाव बना हुआ था उसी दबाव के ऊपर हमने उसको रखा है और उसमें से हमें एक धारा के ऊपर कुछ एबनॉर्मलिटी पेशेंट की महसूस हुई है। 2 धाराओं की जो धड़कन होगी वो एक ही तरह की देखने को मिलेगी, पर जो एक धारा होगी उसकी जो धड़कन होगी वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। उससे हमें क्लियर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए वो आपकी टुवार्ड द थंब पे पहली मेनिस्कस पे हुआ है, इसका मतलब आपके मैन्युफैक्चरर के अंदर, ब्लड मैन्युफैक्चरर के ऊपर हमें जा रही है, जो इंडिकेशन है कि इसकी जो बीमारी है वो ब्लड मैन्युफैक्चरर ऑर्गन के ऊपर है। अगर मिडिल मेनिस्कस पे हुआ है इसका मतलब वो यूजर के ऊपर, ब्लड यूजर के ऊपर है। और अगर लास्ट जो आपकी टुवार्ड द एल्बो और जो टुवार्ड मिडिल फिंगर पे जा रही है, तो इसका मतलब जो पेशेंट है उसकी जो बीमारी का जड़ है वो आपका प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफायर में हो रहा है। अब हम जानेंगे कि कितनी गहराइयाँ होती हैं। अभी हम ये नहीं जानेंगे कि गहराई को नापना कैसे है, पर आज हम ये जानेंगे कि गहराइयाँ कितनी होती हैं और किस गहराई पे आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिन सिम्टम्स से आप पेशेंट को पूछ के ये जानकारी कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपका डायग्नोसिस है वो सही है या नहीं है। तो इसके साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंडेक्स फिंगर की फर्स्ट मेनिस्कस टुवार्ड थंब, जो कि आपका ब्लड मैन्युफैक्चरर है, ब्लड मैन्युफैक्चरर है। ये आपको किस चीज पे, ब्लड मैन्युफैक्चरर में आपके 2 ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट ऑर्गन है आपका लिवर, सेकंड ऑर्गन है आपका बोन मैरो, लिवर एंड बोन मैरो। जो अब इसमें हमने अभी क्या हुआ, हमें मालूम पड़ गया मैन्युफैक्चरर पे ही है डिजीज। हम गहराई नाप के भी जान सकते हैं कि लिवर है वो कारण डिजीज का या बोन मैरो है, पर अभी हम उतने एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं, अभी हम शुरुआती दौर में हैं। तो इसलिए हम उसमें क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का तो उसको बेशक हमने टैली किया, टैली कैसे किया जाएगा उसके रिगार्डिंग भी आपको बताया जाएगा, पर पहले आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछने हैं अभी आप उन सारे क्वेश्चन को भी नोट डाउन करें। बाकी वो सेम चीज़ें इस बुक में भी हैं, जो पुरानी बुक में भी है, नई बुक में भी ये चार्ट लिखे गए हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है अब वो जानिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो लीवर के रिगार्डिंग रहेगा, वो ये रहेगा कि पहले आपने उसमें एक होता है क्वेश्चन और दूसरी होती है जनरल ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन में क्या आप जानकारी देख रहे हैं कि उसकी स्किन जो है और जो उसकी आंखें हैं क्या वो पीले रंग में है, स्किन पे जो उसके स्किन का जो कलर आ रहा है वो येलोइश आ रहा है, या उसकी आंखों में येलोइश कलर आ रहा है। अगर वो कलर आ रहा है तो हमें मालूम पड़ रहा है इसकी जो बीमारी का जो कोज है वो लीवर की तरफ को है। ब्लड मैन्युफैक्चरर था वो तो हमें मालूम पड़ गया था, पर इसकी जो बीमारी का कोज है वो मैन्युफैक्चरर में लीवर की तरफ को है।
दूसरा आपको क्या चीज़ जानना है कि पेशेंट को उसकी हिस्ट्री में पूछना है कि क्या उसको पिछले 5 साल, 10 साल या कभी भी जॉन्डिस हुआ था? आपको जो सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाला पेशेंट होगा, ज़्यादातर वही पेशेंट मिलेंगे जॉन्डिस वाले। जो आपके दूसरे होते हैं वो आपको हो सकता है टाइफाइड वाला मिल जाए, जो लिम्फेटिक वाला होता है वो टाइफाइड वाला मिल जाएगा, पर सैंग्वाइन वाला आपको ज़्यादातर जॉन्डिस वाला ही मिलेगा। तो इस तरह से आपने उससे पूछा कि फर्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन थी, स्किन और आई का कलर येलोइश होना चाहिए या नहीं है। सेकंड हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि जॉन्डिस कुछ समय पहले या पहले हुआ हो, जॉन्डिस के रिगार्डिंग हमने उससे कंफर्म किया। थर्ड उसमें हमारा आया कि आपको एब्डोमिनल पेन तो नहीं होती है, पेट में आपको दर्द तो नहीं महसूस होती है। पेट में भी आपको जानना है कि किस हिस्से में होती है, क्या वो लिवर सेक्शन में दर्द हो रही है उसको, या फिर आपको जीआईटी सेक्शन में दर्द हो रही है, उसके रिगार्डिंग भी आप उसमें जानेंगे। प्लीज अपना म्यूट कर ले माइक जी। तो इसके रिगार्डिंग आप उसमें इंफॉर्मेशन लेंगे उनसे। उसके बाद उससे अगला पॉइंट क्या है आपका कि कोई किसी तरह की स्वेलिंग उनको महसूस हो रही हो, खासकर एब्डोमेन स्वेलिंग हो, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा ये मैन्युफैक्चरर में लीवर की तरफ को है। और उसके बाद आपका है कि स्वेलिंग इन लेग्स, वो पैरों में, घुटनों, आपके जॉइंट्स पे नहीं, पैरों पे, जो आपका लेग है उसमें, ना ही फुट ना ही जॉइंट, पैरों में आपकी स्वेलिंग है। उसके साथ क्या पेशेंट को स्किन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, क्या पेशेंट को रेगुलर नोजिया या वोमिटिंग महसूस होती है, इस तरह के हम उससे सिम्टम पूछेंगे। फिर उसके बाद हम ये भी उससे जानेंगे कि जो उसका जो यूरिन है वो डार्क कलर में आता है, स्मेल तो नहीं आती है उसमें ज़्यादा, या फिर उसका जो स्टूल का कलर कैसा रहता है, पेल रहता है, या फिर उसको उसके साथ थकान तो उसको ज़्यादा महसूस नहीं होती है। जब इस तरह के हम क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारे के सारे आपके लीवर, देखिए ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको आगे चल के और सिस्टम में भी मिलेंगे। इंडेक्स में आपको हो सकता है आपको मैन्युफैक्चरर में भी कुछ इसके रिगार्डिंग सिम्टम देखने को मिले, पर उसमें क्या है आपको जो नर्व्स महसूस हुई है वो आपको मिडिल मेनिस्कस पे महसूस हुई है, ठीक है। और उसके साथ क्वेश्चन भी कुछ और होंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेशेंट है ये इसी चीज़ के रिगार्डिंग में, पेशेंट जो बीमारी है इसी चीज़ के रिगार्डिंग में है। अभी हम क्या एग्जाम्पल ले रहे थे कि जो हमें फर्स्ट मेनिस्कस में महसूस हुआ है, फर्स्ट मेनिस्कस में भी हमने उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट मेनिस्कस आपका जो शो करता है वो करता है आपका मैन्युफैक्चरर को शो करता है। और उसमें भी जो मेनिस्कस में जो फर्स्ट रीडिंग आती है वो लीवर की आती है, जो सेकंड रीडिंग आती है वो आपकी बोन मैरो की आती है। आपको लीवर के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में बताया गया। अब उसके बाद मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन पूछे, इसमें से उसने एक दो के ऊपर हाँ किया है, बाकी उसने ना ही किया, मैक्सिमम पे ना ही किया है। उसके बाद अब दूसरे इसमें अब आप पाएंगे जो बोन मैरो के रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन है उस पर अब हम आएंगे। बोन मैडिंग जो बोन मैरो, उसमें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या पेशेंट अनीमिक तो नहीं है, अनीमिया तो नहीं रहता उसको। उसके साथ क्या उसको फटीग तो ज़्यादा समय वो थकावट तो नहीं महसूस करता है अपने आप में, फटीग का ऊपर भी था, पर उसके साथ क्या था, वोमिटिंग, नोजिया, इस तरह की चीज़ें भी थी। इसमें आपका वोमिटिंग है, नोजिया नहीं है, कमजोरी है, अनीमिया है बोन मैरो के रिगार्डिंग। उसके साथ इरेगुलर हार्ट रेट, आप ये जाने पूछेंगे कि या फिर उसके बीपी करेंगे या हार्ट रेट को करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी हार्ट की रेट जो है वो इरेगुलर है, या कम चल रही है, ज़्यादा चल रही है। पेशेंट से पूछेंगे वो बताएगा आपको जी उसको जो ऐसे लगता है कि उसका दिल कभी एकदम से घबराहट होगी, कभी एकदम से उसको अपने आप में लगता है कि बहुत डाउन हो गया, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया, इस तरह की कंडीशन, तो वो आपका बोन मैरो के रिगार्डिंग चल रही है। उसके साथ और किस तरह के सिम्टम हो सकते हैं उसमें, ब्लीडिंग गम्स, आप उससे पूछेंगे कि आपके मसूड़े, गम्स, टूथ में कोई किसी तरह का आपको कोई अबनॉर्मलिटी दिखती हो, टूथ एक होती हो इस तरह के, या ब्लीडिंग गम रहता हो। उसके बाद बॉडी एक, या फिर नोज एपिटेक्सिस, मतलब कि नाक में सूजन महसूस होती हो या किसी तरह की ब्लॉकेज महसूस होती हो। तो जब ये क्वेश्चन पूछा है हमने, क्यों पूछ रहे हैं हम ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें जो उसका पेशेंट की जो महसूस हुई, धड़कन महसूस हुई, वो इन 3 मेनिस्कस में से फर्स्ट मेनिस्कस जो मैन्युफैक्चरर की मेनिस्कस है उसके ऊपर महसूस हुई। अभी हम इतने एक्सपर्ट नहीं बने थे जिससे हमें उसी से मालूम पड़ जाए कि ये लीवर है या फिर आपका बोन मैरो है, पर फिर भी हमने उनसे क्वेश्चन पूछे जब कि हमने उनसे लीवर और बोन मैरो के रिगार्डिंग पे जब क्वेश्चन पूछे तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये पेशेंट की जो बीमारी है वो लीवर के अंदर है या फिर बोन मैरो के अंदर है।
लीवर सेम आपका उसमें भी आएगा। कहाँ गया ये आपका, मतलब जो लिम्फेटिक चैनल के अंदर आपका उस भी आएगा, खासकर जो यूजर लिम्फ यूजर में भी आएगा आपका, ठीक है। पर उस समय जो आपको उसकी पल्स महसूस हुई होगी वो कहाँ पे हुई होगी, मिडिल फिंगर के मिडिल मेनिस्कस में। पर अभी आपको पल्स कहाँ पे महसूस हुई, इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट मेनिस्कस पे। इसलिए हमने उससे ये क्वेश्चन पूछे हैं और इन क्वेश्चन के रिप्लाई में हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो पेशेंट है ये किस चीज़ का पेशेंट है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेनिस्कस में मैन्युफैक्चरर का, जिसमें आपको मेन आता है लीवर और बोन मैरो आता है। लीवर के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछेंगे, बोन मैरो के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछेंगे। आपको धड़कन जो है वो फर्स्ट मेनिस्कस पे महसूस हो चुकी थी, और जब आपने लीवर और बोन मैरो के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये पेशेंट जो है ये लीवर का ही है या फिर आपका बोन मैरो का है, मतलब इसकी जो डिजीज़ है लीवर बेस पे है या बोन मैरो बेस पे है। उस टेम्परामेंट डायग्नोसिस से उसका ये कंफर्म हो गया कि क्या टेम्परामेंट है, सेंग्वाइन है या नहीं है। उसके साथ ही उसके थोड़े से ऑर्गन की फंक्शनैलिटीज पे भी हमें क्लियर हो गया कि किस ऑर्गन की किस तरह की फंक्शनैलिटी चल रही है। उसके बाद बीमारी के लिए हमने जांच करने के लिए कि कौन सा ही मेन ऑर्गन है, उसकी जांच के लिए हमने पल्स डायग्नोसिस को स्टार्ट किया। पल्स डायग्नोसिस में हमने जाना कि इंडेक्स फिंगर आपका सेंग्वाइन टेम्परामेंट को डिनोट करेगी, मिडिल फिंगर लिम्फेटिक को डिनोट करेगी। हर फिंगर पे 3-3 हैं आपके मेनिस्कस हैं। जो फर्स्ट मेनिस्कस चुबार थंब रहेगी वो आपका मैन्युफैक्चरर को डिनोट करेगी, बताएगी रीडेग आ रही है तो मैन्युफैक्चरर है। मिडिल मेनिस्कस पे आपका यूज़र पे आ रही है, और जो लास्ट है आपका प्यूरीफायर पे आ रही है उसी तरह से। और उसके बाद अभी हमने जो लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसमें हम ये पॉइंट पे पहुंचे थे कि हमने जो हमने पेशेंट पे जब इसको स्टार्ट किया, पल्स डायग्नोज करना स्टार्ट किया, तो हमें उसकी फर्स्ट मेनिस्कस पे धारा पे जब महसूस हुई तो हमें इतने एक्सपर्ट नहीं थे तो हमने जानने के लिए उससे क्वेश्चन पूछे। अब वही धारा हमें फर्स्ट पे नहीं आई, फर्स्ट पे भी से एक हमें महसूस हुआ, जो लास्ट है उस पर भी हमें महसूस हुआ, पर जो सेम महसूस हुआ, पर जो मिडिल फिंगर है उस पर हमें एक अलग तरह का आभास महसूस हो रहा है। इसका मतलब जो इसकी जो बीमारी है वो मिडिल मेनिस्कस के ऊपर है। जो मिडिल मेनिस्कस है वो आपका यूजर है, ब्लड यूजर है। इसमें आपके टोटल 5 डेप्थ होती हैं। 5 डेप्थ में आपको क्या क्या जाना जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। उन 5 डेप्थ अभी क्या है, अभी तो हमें मालूम पड़ेगा नहीं कि उस डेप्थ में हमें कैसे जानकारी ली है, पर हम क्वेश्चन पूछ के, सवाल पूछ के हम ये जानकारी जान सकते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम पे इस पेशेंट का जो है प्रभाव जा रहा है। तो अब इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो ब्लड यूजर में, मिडिल मेनिस्कस में ब्लड यूजर में जो फर्स्ट डेप्थ है वो आपकी आएगी वेन्स की, जो आपकी धाराएं होती हैं। इसमें आपका क्या रहता है, या तो वेन्स का जो कलर होगा वो आपका डार्क होगा पर्पल में या ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगी उसके शरीर पे आमतौर पे। उसके साथ आपका जो उसको और क्या सिम्टम हो सकते हैं, ये थी आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, वेन्स थी, हमने वेन्स में चेक किया उसका या तो डार्क पे ब्लू है या फिर आपका डार्क पर्पल के अंदर उसकी वेन्स हमको देखने को मिल रही है। उसके बाद हमने उसका जो अदर बॉडी एवोल्यूशन किया, उसमें हमें मालूम पड़ा कि हो सकता है कहीं ना कहीं पे इसको वेरिकोज वेन का भी सिम्टम बने हुए हैं पेशेंट को। वो बता रहा है कि उसको नसों में जकड़न या अकड़न महसूस होती है। तो इससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो इसकी बीमारी है वो वेन्स की तरफ को इशारा कर रही है। जो बेस है वो आपका धमनियों का है, नसों का है सॉरी। और उसके साथ आप उससे पूछेंगे कि और क्या बताता है, तो वो आपको बताएगा कि उसकी जो टांगे हैं वो भारी भारी महसूस होती हैं, चलने में उसको लगता है कि भारीपन महसूस हो रहा है टांगों के बेस पे। तो ये भी आपका हैवी लेग्स, ये भी आपका एक सिम्टम हो गया। उसके बाद स्वेलिंग इन लेग्स और पेन वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग, वो आपको बताएगा कि उसकी जो जो उसके टांगे होती हैं अमूमन तौर पे उसको सूजन महसूस होती है, और उसके साथ जब वो उठता है और बैठता है तो उसको महसूस होता है कि उसमें दर्द भी हो रही है उसको, ठीक है। जो पहला था उसमें भी स्वेलिंग ऑफ लेग्स आया था, आपका लीवर के अंदर भी स्वेलिंग ऑफ लेग्स आया था, पर उसमें पेन नहीं थी, सिर्फ सूजन ही उसको महसूस हो रही थी। पर इसमें आपको सूजन के साथ साथ पेन भी हो रही है, और साथ में उसमें आपके नसों का भी रंगों के बारे में बताया गया। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में जो ये
नई बुक में 45 नंबर पेज है और पुरानी बुक में भी ये वाला हमारा जो चार्ट बना हुआ है इसमें भी ये इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन है जो आपने उससे पूछना है, जनरल ऑब्जर्वेशन है जो अपने पेशेंट के अंदर चेक करनी है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो थी वो वेन थी, सेकंड जो होती है वो आपकी आर्टरी की। अब आर्टरी मान लीजिए, क्योंकि अभी हमें तो मालूम, हमें सिर्फ जो अब नॉर्मल धड़कन महसूस हुई वो मिडल मेनिस्कस पे महसूस हुई है। अभी हमने ये चेक नहीं किया है कि उसकी मिडिल फिंगर पे कौन सी धड़कन पे कौन से वाले गहराई पे हो रही है, क्योंकि उस गहराई तक जाने का जो सिलसिला है वो आपका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद होता है और वो आपका एक्सपर्ट लेवल है। और एक्सपर्ट लेवल के बावजूद ना पहुंचने तक के बावजूद भी हम और किस तरह से अपने जो पेशेंट का एक अच्छा सही डायग्नोज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी इस चीज को हम बता रहे हैं। तो इसमें था आपका सेकंड पार्ट था आर्टरीज। आर्टरीज में पहला था वेन्स, सेकंड था आर्टरीज। अब आर्टरीज के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं पेशेंट को, कि अगर उससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसकी बीमारी का जो कारण है वो आर्टरीज के अंदर है। जैसे कि वो आपको बताएगा कि उसको अमूमन तौर पे छाती के पास में, छाती के अंदर दर्द महसूस होता है। इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि वो आर्टरी की तरफ को इशारा जा रहा है। उसके साथ उसका नोशिया, ब्रैडिकार्डिया या फिर ट्रैकिकार्डिया, ज़्यादा धड़कन या फिर कम धड़कन, ज़्यादा श्वास या फिर कम श्वास, ज़्यादा सांस लेता है वो या फिर कम सांस लेता है वो, इस तरह के सिम्टम्स। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि उसका सांस लेते वक्त उसको जैसे कि सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस होती है, हाँफना शुरू कर देता है जल्दी, इस तरह के सिम्टम होंगे। क्या सिम्टम बताए गए इसमें? चेस्ट पेन, नोजिया पहले भी था पर अभी इसमें क्या है, आपको एक तो आपको उसकी जो धड़कन महसूस हुई वो मिडिल मेनिस्कस पे महसूस हुई है और उसके साथ उसमें चेस्ट पेन का भी जिक्र किया उसने। साथ में हमने जब उसकी ऑब्जर्वेशन की तो हमें मालूम पड़ा कि इसकी जो धड़कनें हैं, जो उसका सांस लेने का तरीका है उसमें भी वो कभी या तो ज़्यादा सांस लेता है या वो कम सांस ले रहा है, और उसके अलावा उसकी जो धड़कन है उसमें भी आपको शॉर्टनेस महसूस होती है। जब आपने ये चीज़ें जानकारी ले ली, आपको मालूम पड़ा, तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि ये जो पेशेंट है इसकी बीमारी का जो जड़ है वो किस में है? आर्टरीज में, आपका यूजर में, आर्टरीज में। अब जो थर्ड है वो है आपका ब्रेन। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, जो सिम्टम्स हैं वो आपको सेम मिलेंगे, पर सिम्टम आपके क्लियर कैसे होंगे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले जो महसूस हुआ है वो आपको मेनिस्कस पे महसूस हुआ होगा, ठीक है। हो सकता है इस मेनिस्कस का सिम्टम और इस मेनिस्कस का सिम्टम, जो ये वाली मेनिस्कस है और ये वाले जो मेनिस्कस है, इसके कुछ सिम्टम सेम हो, पर आपको जो धड़कन महसूस होगी वो या इस मेनिस्कस पे महसूस होगी या इस मेनिस्कस पे महसूस होगी, ठीक है। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा इस मेनिस्कस के 10 सिम्टम है, इस मेनिस्कस के 10 सिम्टम है, सिर्फ दो सेम हो सकते हैं, बाकी 8 जो सिम्टम होंगे वो अपने आप में अलग होंगे ही होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, इन सिम्टम्स के बेस पे आप ये सारे क्वेश्चन पेशेंट से पूछेंगे और अपने डायग्नोज को बनाएंगे, उससे आप पहुंच जाएंगे कि ये पेशेंट के जो बीमारी का जड़ है वो कहाँ तक है। तो इसमें जो थर्ड पार्ट था मिडिल मेनिस्कस के सैंग्वाइन, आपका इंडेक्स फिंगर के मिडिल मेनिस्कस के जो थर्ड आपकी रीडिंग आती है वो आती है यूजर पे जो ब्रेन होता है उसकी रीडिंग आती है। तो ब्रेन के रिगार्डिंग आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, अब उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या क्या सिम्टम मिल रहा है, जैसे कि पेशेंट आपको बताएगा कि उसको अमूमन तौर पे सर दर्द रहती है। फिर उसके साथ वो आपको बताएगा कि उसकी यादाश्त में भी उसको मतलब कुछ कमी महसूस होती है, लगता है कि वीक मेमोरी उसकी है। उसके साथ उसको जब कई बार वो ज़्यादा देर तक बैठा रहे या कुछ समय तक लेटा रहे या कोई समय तक मूवमेंट ना करे, किसी भी तरह की हलचल ना करे, तब उस समय उसका जो आपका उसको किस तरह से महसूस होता है, या तो नंबनेस मतलब सुन्न होना, या फिर टिंगलिंग मतलब कि चुनचुनाहट जैसा महसूस होना शुरू हो जाता है आर्म्स में, बाजुओं में या फिर उसके टांगों में, ये चीज सेंसेशन आने शुरू हो जाएगी। तो इससे भी ये भी एक सिम्टम है जो कि आपको शो कर रहा है कि जो इसकी बीमारी है वो ब्रेन के रिगार्डिंग जा रही है, जो बेस है वो ब्रेन की तरफ जा रहा है। उसके साथ और आपका जैसे नोजिया और वोमिटिंग, वर्टिगो, ये चीज़ें भी आपको उसमें देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा जो है, ये तो आपके क्लासिकल सिम्टम्स हो गए, पर हैवी सिम्टम्स में जैसे कि वो आपको बताएगा कि उसको कई बार सीजर्स भी हो जाते हैं। सीजर्स मतलब कि किसी भी तरह का दौरा पड़ जाता है उसको, मान लीजिए बैठा है एकदम से उसको अचानक से अब कसावट महसूस होने शुरू होगी,
ये हल्का सीजर है। कई बार कोई बेहोश हो जाता है, उसको बेहोशी जो है वो अमूमन तौर पे आती है, वो आपका हैवी सीजर हो गया। फिर एपिलेप्सी टाइप के दौरे पड़ते हैं। तो ये जब इस तरह के सिम्टम वो आपको अगर बता रहा है और आपको उसमें जो आपकी जो महसूस हुई है वो आपके मिडिल फिंगर पे महसूस हुई है, उससे हमें क्लियर हो रहा है कि जो इसकी बीमारी का जो कारण है वो इसके ब्रेन की तरफ इशारा कर रहा है। उसके साथ उसमें वो आपको बताएगा कि उसको सुनने, कई बार ऐसा होता है कि ऊंचा सुनाई देता है, कई बार ऐसा लगता है कि नीचा भी सुनाई दे जाता है ना। उसकी चेंज, हियरिंग में उसको चेंज महसूस होते रहते हैं, उसके देखने में पेरिफेरल विजन्स में उसको चेंज महसूस होते रहते हैं। जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपको इशारा कर रही है कि इसके जो बीमारी का कारण है वो ब्रेन की तरफ है। और उसके साथ अगर बच्चा है तो उसमें बच्चा 6-7 साल का उम्र का है, पेशेंट है, और बेड वेटिंग को ज़्यादा कर रहा है, तो उसका मतलब जो इसके बीमारी का कारण है वो ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो ये था हमारा मिडिल मेनिस्कस में थर्ड जो डेप्थ पे ब्रेन के सिम्टम्स। जब आप ये सारे सिम्टम्स के रिगार्डिंग और ऑब्जर्वेशन पेशेंट के ऊपर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके किस ऑर्गन की तरफ को ये बात जा रही है। अब इसी में जो आपका फोर्थ, मैंने बताया था 5 इसमें आपकी गहराई होती है, जो चौथी गहराई है वो है नर्व्स एंड नर्वस पे। नर्व्स मतलब आपका मांसपेशियों के अंदर, और नर्वस में किस तरह से आपको वो महसूस हो सकता है, तो उसके ऊपर किस तरह से वो आपको बताएंगे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। सडन हेडेक, पेन और वीकनेस इन मसल्स और लूज ऑफ मेमोरी, इस ये 3 ही इसमें आपको सिम्टम ज़्यादा वो बता रहे हैं। जिसमें ब्रेन था उसमें हमने किस किस तरह के सिम्टम देखे, उसकी आंखों में भी प्रॉब्लम आ रही है, सुनने में भी प्रॉब्लम आ रही है, बात करने में प्रॉब्लम आ रही है ना। इस तरह के हमें आगे अलग अलग तरह के सिम्टम दिखने को मिल रहे थे वो यूज़र में, ब्लड यूज़र में ही। पर इसमें आपके क्या, आपको जब सिम्टम ज़्यादा देखने को नहीं मिले, पेशेंट ने आपको 2-3 तरह के सिम्टम बताए, और वो सिम्टम अगर आपके इस तरह से मैच कर रहे हैं, जैसे कि वो बता रहा है कि उसको सर दर्द होता रहता है, तो वो आपको ये बताएगा कि इसको दर्द होती हैं। अब जब पेशेंट आता है आपको बताता है कि उसको दर्द हो रही है, आपको उस समय उससे जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि उसको दर्द जोड़े में हो रही है या फिर हड्डी और मसल में हो रही है। एक पेशेंट आपको बोलता है जोड़े में हो रही है, तो वो अलग ऑर्गन की तरफ को इशारा कर रहा है, पर जो आपको बता रहा है हड्डी में हो रही है, मसल में हो रही है, वो अलग हो गया इशारा। तो इसमें जो आपका नर्व्स और नर्वस के रिगार्डिंग का जो पेशेंट होगा उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, वो क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। वो बताएगा कि सडन हेडेक हो जाती है उसको, या फिर उसको वीकनेस इन मसल्स महसूस होती है, और उसके साथ वो थोड़ा बहुत आपको अपने मेमोरी लॉस के बारे में बताएगा कि उसको चीज़ें भूल जाता है या उसको याद रखने में मुश्किल होती है। ये था आपका फोर्थ पॉइंट जो कि नर्व्स को इंडिकेट करता है। अब इसी में आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है आपका हार्ट, दिल। अब दिल के रिगार्डिंग पे क्या क्या सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारे सिम्टम आप पेशेंट से जब जानकारी लेंगे तो आपको उसमें मालूम पड़ेगा। दिल पे सबसे पहले आपका रहेगा कि उसका बीपी हाई या बीपी लो रहता है, और उसके साथ ही आपका चेस्ट पेन भी रहता है। बीपी हाई या बीपी लो रह रहा है, उसी के साथ आपका चेस्ट पेन रहता है, और पेन इन लेफ्ट आर्म, वो आपको बताएगा कि उसको कई बार उसकी लेफ्ट आर्म में ज़्यादातर दर्द महसूस होता है। हार्ट बर्न की कंडीशन महसूस होती है, जिसको बोलते हैं हम कि एकदम से मतलब दिल में आपको जलन सी महसूस होना, आपको लगता है कि बहुत मतलब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन। फिर उसके साथ उसकी कुछ और सिम्टम होगा, वो आपको बताएगा कि अमूमन तौर पे उसको कोल्ड हो जाता है, उसको पसीना भी बहुत आता रहता है, वो थकान भी रहती है, अपने आप में हल्का सा डिजीनेस, मतलब वो अपने आप में हल्का सा मतलब होश कम सा होश रहता है, उसको इस तरह का महसूस होता है। उसके साथ ही वो उसको बताएगा, आपको बता सकता है कि उसको दिल में भी कुछ ना कुछ महसूस होता रहता है। तो इस तरह के जब वो आपको सिम्टम बताएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हार्ट का सिम्टम क्या क्या हो सकता है, बीपी हाई, बीपी लो, चेस्ट पेन, पेन इन लेफ्ट आर्म, हार्ट बर्न, कोल्ड, स्वेटिंग, फटीग, डिजीनेस एंड हार्ट डिजीज। ये था हमारा लास्ट जो हार्ट का। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए, मैंने पहले भी आपको बताया कईयों में सिम्टम सेम है, पर सेम होने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के कुछ ऐसे सिम्टम्स ऐसे आपको उस पेशेंट में देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो पेशेंट है ये इसी ऑर्गन या इसी सिस्टम के बेस पे इसकी बीमारी जा रही है। ये आखिर में प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, आप इसको जब पेशेंट पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तब ये आपको ज़्यादा तरह से क्लियर होता रहेगा। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं एक बार फिर से इसको ओवरव्यू करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन मेथड से
कि किस तरह से हमने डिफरेंट किया कि वो बीमारी किस रूट कोज पे थी। तो लास्ट होता है आपका, अब इस पे तो आपका आ गया यूज़र, सॉरी इस पे आ गया मैन्युफैक्चरर, इस पे आ गया यूज़र, अब इस पे लास्ट में आ गया आपका प्यूरीफायर। प्यूरीफायर में आपके दो हैं ब्लड प्यूरीफायर में, एक है लंग्स और दूसरा है किडनी। और लिम्फ प्यूरीफायर में भी आपका किडनी का रोल आता है, केयूबी का रोल आता है, पर वहीं पे आपका ब्लड प्यूरीफायर में भी केयूबी का रोल और किडनी का रोल आता है। अब आखिर में इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, उसके सिम्टम्स के बेस पे जो कि उसको महसूस हो रहा है। अदरवाइज जब हम इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे तब तो हमें उसकी धड़कन से महसूस हो जाएगा, पर तब तक हमें उसको किस तरह से करना है, कंप्लीट क्लियर करना है उसके सिम्टम के बेस के ऊपर। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमने पूछा जो ब्लड प्यूरीफायर में दो हैं लंग्स और किडनी। अब उसमें हमें धड़कन महसूस हुई उसकी, जो लास्ट टुवार्ड द मिडिल फिंगर के मेनिस्कस में महसूस हुई। हमने उससे पहले पूछा, मतलब उससे जानकारी लेने स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें वो बता रहा है आपको कि उसको कफ होता है, सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस होती है, कफ भी आ रहा है। अभी तक पिछले जितने भी यूजर थे उसमें कफ, आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होने में आया होगा, पर कफ का सिम्टम कहीं पे भी आपको शो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अपने आप में एक यूनिक सिम्टम बन गया। उससे हमें क्लियर किस तरफ को जा रहा है इशारा, ब्लड प्यूरीफायर की तरफ को, वो भी लंग्स की तरफ को। तो वो आपको बताएगा कि उसको कफ होता है, उसके साथ वो आपको बताएगा कि उसको सांस लेने में भी मुश्किल कई बार महसूस होती है, उसके साथ वो आपको बताएगा कि चेस्ट पेन होती है, फिर उसको कई बार जो है हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, और हो सकता है कि उसकी हिस्ट्री में ट्यूबरक्लोसिस जैसे सिम्टम बने हो या फिर अस्थमा जैसे सिम्टम भी बने हो। जब इस तरह की चीज़ें वो आपसे पेशेंट डिस्कस करेगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा, एक तो हमें पहले मालूम पड़ चुका है उसकी धड़कन आपके जो है वो प्यूरीफायर पे महसूस हुई है, और उसमें भी उसने आपको बता दिया कि किस तरह की कंडीशन है, तो उससे हमें मालूम पड़ रहा है जैसे कफ आ रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, अस्थमा की टाइप की कंडीशन है, टीबी टाइप की कंडीशन बनी थी उसको, या फिर आपको किसी भी तरह का चेस्ट इन्फेक्शन बना था, तो उससे हमें क्लियर हो गया कि जो इसके जो बीमारी का कारण है वो लंग्स की तरफ को जा रहा है। अब जो सेकंड है वो है आपका किडनी। जो ब्लड प्यूरीफायर में आता है वो आता है किडनी। किडनी आपको क्या क्या बता सकती है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो आपको बताएगा नोजिया है, वोमिटिंग है, ओडिमा बन रहा है, इंसोमिया बन रहा है, हाई बीपी है, और पेडल ओडिमा है, और स्टोन है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किडनी के रिगार्डिंग जब भी आपके सिम्टम बनेंगे तो उसमें ओडिमस कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी, खासकर पैरों में, एड़ियों में, पंजों में, या फिर जो आपका घुटने से तक का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको ओडिमा देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या सिम्टम थे उसके पर, उसी के साथ उसमें क्या बताया उसने, नोजिया भी है, वोमिटिंग भी है, और ओडिमा भी बन रहा है, और बीपी की भी रिगार्डिंग आपको उसमें कुछ देखने को मिल सकता है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि पेशेंट का जो बीमारी का कारण था वो प्यूरीफायर में था। ये थे हमारे पॉइंट्स और क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशन जो आपको पेशेंट में करनी है। अभी मैं इस चीज़ को एक बार फिर से आपको एक दो चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंपैरिजन कैसे करना है। अब मान लीजिए कि आपको मिडिल फिंगर पे महसूस हुआ, ठीक है। अब मिडिल फिंगर में दो सिस्टम में ऐसे हैं कि उसमें आपके 20 से 30% जो सिम्टम्स हैं वो सेम है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका एक तो हो गया, कहाँ गया ये जी, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं आर्टरीज और नर्व्स का, नर्व्स और नर्वस सिस्टम का। आर्टरीज में आपको फील हो रहा है, सॉरी हम एग्जांपल लेते हैं आपका ब्रेन और नर्व्स का, ठीक है। ब्रेन में आपको फील हो रहा है हेडेक, वही आपको नर्व्स में भी फील हो रही है। ब्रेन में आपको फील हो रहा है वीकनेस, मसल वीकनेस, पर नर्वस में भी आपको मसल वीकनेस हो रही है। पर ब्रेन में मसल वीकनेस के साथ आपको और क्या चीज देखने को मिलेगी, या तो वो नंबनेस के बारे में जिक्र करेगा या टिंगलिंग मूवमेंट्स के बारे में जिक्र करेगा। पर यहीं पे जो आपका नर्वस वाला पेशेंट होगा वो आपको ये नहीं बताएगा, वो इन चीज़ों का जिक्र नहीं करेगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इनके जो डिफ्रेंशिएशन के बेस पे हम आगे हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है पेशेंट का, कि ये पेशेंट किस ऑर्गन सिस्टम की बीमारी पे इसके जो इंडिकेशन है वो जा रही है। ये तो हो गया था हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब दूसरा, हमने एलोकेशन कैसे किया। अभी हमने हमने आपसे क्या जानकारी शेयर की, हमने क्या जानकारी पे बात किया कि हमने 3 डिस्कस पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अब
अभी पर हमने गहराई हमें जानने नहीं आती है, वो हमने सिम्टम्स से जानकारी ली, ठीक है। अब जब हमने उससे सिम्टम्स से जानकारी ले ली और हमें कंफर्म हो गया, हमें अपनी तरफ से कंफर्म हो गया कि हो सकता है कि इसकी इसी चीज़ पे ये चीज़ है, तब जाके हम पेशेंट के ऊपर दबाव डालेंगे, उसकी नस पे दबाव डालेंगे। अब मान लीजिए अगर इधर वाली है आपका टुवार्ड थंब फर्स्ट मेनिस्कस पे आया है, जो कि ब्लड यूजर है, उसके ऊपर अगर हमें जो सिम्टम्स हैं वो आपके उससे मिलते जुलते आए हैं और जो धड़कन भी उसी पे महसूस हुई है, अब आप डालेंगे दबाव। अच्छा, दबाव डालने का क्या मतलब होता है? हम सब यूज़ करते हैं, मतलब हमने बीपी ऑपरेटर्स तो यूज़ किया है ना। जब हम बीपी ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं ना, तो उसमें 2 धड़कनें आती हैं, ठीक है। और बीपी ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है? जब तक धड़कन आना बंद ना हो जाए तब तक उसको यूज़ किया, तब तक उसके अंदर हवा भरी जाती है ना। तो उसी तरह से जब आप उसकी नब्ज़ को दबाएंगे तो आपको उसकी नब्ज़ को भी उसी तरह से दबाना है। जब आपने पहले ऐसे किया है, जब आपने इस पोजीशन में दबाया, तभी आपने उसको उस पोजीशन तक लेके गया जब नब्ज़ आना बंद हुई है। तभी उसके बाद जब आप उसको हल्का हल्का छोड़ेंगे तब आपको महसूस होगा। फिर उसके बाद जब आपने इस पोजीशन पे आए हैं, उंगली की पोजीशन पे आए हैं, तब आपने उसको दबाया, तब आप उसको इतना दबाएं कि वो नब्ज़ जो है वो महसूस होना बंद हो जाए। फिर हल्का हल्का सा आपने उसको छोड़ना है। अब इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है आपको, जो उसको छोड़ना है ना। अच्छा, एक और बात है, पेशेंट का अगर बीपी लो हो तभी जाके उसमें उसके जो नर्व्स हैं ना, जब आप उसको क्या कीजिए, स्टेथोस्कोप लीजिए और उसका यहाँ पे रख दीजिए और उसका बीपी मापना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप पाएंगे कि जब उसमें जो धड़कनों का बदलाव पाएंगे आप, ठीक है। सबसे जब उसकी धड़कन रुक जाती है, यहाँ पे धड़कन रुक जाएगी, उसके बाद आप हल्का हल्का जब बीपी उतारना शुरू करेंगे ना, उसको बीपी को खोलना शुरू करेंगे ना, तब आप उसकी धड़कनों पे बदलाव पाएंगे। तो वो जब आप बदलाव पाएंगे तो उसमें भी आप पाएंगे ये कि वो कम से कम तो 7 से 8 तरह के बीच में बदलाव आ रहे हैं। कभी एकदम से ठप 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 होने शुरू हो गया, कभी ढप ढप लप, कभी लप लप, कभी ढप ढप। इस तरह के जो उसके साउंड्स हैं, जो बदलाव है वो उसमें आने शुरू होते हैं। तो ये था, आप मतलब इस तरह से आपने उसमें जाना। पर अभी क्या हुआ, हमने सिम्टम्स के बेस पे जान लिया हमें धड़कन महसूस होगी इस पे, एक नॉर्मल धड़कन। अभी हमने दबाव में ये नहीं जाना है कि हमें अजीब सा दबाव आया सिर्फ इस मेनिस्कस पे, अभी हमने ये नहीं जाना है। फिर उसके बाद इस मेनिस्कस पे जब हमें दबाव आया तब हमने जानकारी ली उनसे आगे कि आपको लीवर के रिगार्डिंग है या बोन मैरो के रिगार्डिंग है। उसमें हमने जो सिम्टम्स हैं और जो ऑब्जर्वेशन है वो किया और हमें मालूम पड़ गया कि ये लीवर है या बोन मैरो है। अब जाके हम उसमें डालेंगे दबाव। अब आप क्या करिए, दबाव डालना शुरू कीजिए, ठीक है। तब जब आप दबाव डाल के उसको जब हटाना शुरू करेंगे ना, हल्का हल्का सा हटाएंगे ना, तब आप पाएंगे कि एक पॉइंट पे आपको एक धड़कन अलग महसूस हुई और जो दूसरा पॉइंट था उस पे आपको जो धड़कन है वो थोड़े अलग तरह से महसूस हुई। 80% तक आपको धड़कन सेम महसूस हो रही है और जो 20% की धड़कन है वो आपको अलग महसूस हो रही है। इस तरह का आपको उसमें महसूस हुआ, ठीक है। अब उसमें भी अब क्या है, इसमें तो जो फर्स्ट है मेनिस्कस है, इसमें तो आपके सिर्फ 2 ही गहराइयां हैं, पर जाना आपने कहाँ तक है, जब तक वो बंद नहीं हो जाती है, ठीक है। अगर तो आपको इसमें ऐसा महसूस होता है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस पॉइंट को। जब आपने इसको पहली बार जब आपने इसको दबाया और आपको महसूस हुआ, जब आपने इसको हटाना शुरू किया, आपको पहले ही अचानक से एक बार धड़कन में चेंज महसूस हुआ, पर उसके बाद आप उसको जब तक ऊपर तक लेते गए, बिल्कुल सुपरफिशियल मतलब हल्का हल्का सा तक लेते गए, आपको उसकी जो धड़कन है वो सेम महसूस हुई। पर शुरू में ही एक बार आपको धड़कन में अजीब सा कुछ बदलाव महसूस हुआ था। जो वो आपको, अगर वो शुरू में बदलाव महसूस हो जाता है, इसका मतलब वो आपकी बोन मैरो की बीमारी है, ठीक है। वो आपके, क्योंकि कैसे जा रहे हैं हम, 0 to 100 की तरफ जा रहे हैं ना, सॉरी, हम 100% से 0% की तरफ को आ रहे हैं, ठीक है। 100% दबाव से 0% दबाव की तरफ को जा रहे हैं। 100% दबाव में आपका 100% दबाव से मान लीजिए 100 से 80 की तरफ को आपको आते आते एक धड़कन, अजीब सी धड़कन महसूस हुई, वो आपका बता रही है बोन मैरो। पर अगले जो 20% है उसमें आपकी जो धड़कन सेम है, उससे क्लियर हो गया कि जो ये पेशेंट है इसकी जो बीमारी है वो मैन्युफैक्चरिंग में बोन मैरो में है। पर वहीं पे क्या हुआ, जब आपने इसकी धड़कन को दबा रहे थे, आपको 100 से 80 आगे 60% दबाव पे, 40% दबाव पे सेम ही धड़कन महसूस हो रही है। पर जैसे आप 30 to 20% दबाव पे गए, 40 से आगे क्रॉस किए, आपको एकदम से एक धड़कन अलग से महसूस हुई। पर जैसे थोड़ा सा आपने और दबाव खोला, तो जैसे आपको 100% पे दबाव धड़कन महसूस होती है, वैसे आपको दोबारा महसूस होने शुरू होगी
तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका बीमारी का जो कोज है वो इस मेनिस्कस पे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो कि आपका फर्स्ट प्रेशर की तरफ को, और वो प्रेशर किसको डिनोट कर रहा है, लीवर को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ा ये चीज़। मैं जान रहा हूँ अभी कन्फ्यूजन हो रही है इसमें, आपको इस चीज़ को बार बार क्वेश्चन भी करना है, अभी इसके बाद क्वेश्चन भी होंगे, तो इसको हम दोबारा फिर से डिस्कस करेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मुझे एक बार इसको पूरा कंप्लीट करने दीजिए बस। अब सेकंड आ गया आपका ब्लड यूजर्स। अब इसमें आपके टोटल 5 ऑर्गन सिस्टम के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब इसमें आखिर में आपने इसको भी कैसे, किस में आता है ये, मिडिल मेनिस्कस में, इंडेक्स फिंगर की मिडिल मेनिस्कस पे आपने दबाव डाला। कब तक दबाव डाला, जब तक धड़कन आना बंद नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने दबाव को हल्का हल्का सा छोड़ना शुरू किया। कई डॉक्टर जो यहाँ तक आज भी चुके हैं और जो नए नए करने शुरू होते हैं ना, वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने दबाव को कैसे हम अपने उसमें इमेजिन करेंगे। दबाव को इमेजिन करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही है। उसमें आपको एक्सपीरियंस क्या करना है, सबसे पहले जब आपकी धड़कन बंद हो रही है और कहाँ पे जाके आपकी धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो जा रही है, उसको आपने एक्सपीरियंस करना है। जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे ना, अगर मैं आपको एक बाया स्केल के उसमें लैंग्वेज में बताऊँ ना, हम डिस्कस करते हैं mm की भाषा में, डिस्कस करते हैं मिलीमीटर की भाषा में, डिस्कस करते हैं। तो ये आपका अराउंड 1 सेंटीमीटर का जो हाफ mm होता है ना, जिसको हाफ mm बोलते हैं, उतने में आपका ये दबाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इस आधे से mm के दबाव के अंदर आपको ये जो पूरा है, मतलब सॉरी 5 mm का बन रहा है ये, आपको इस 5 mm के दबाव के अंदर आपको 7 गहराइयों को अपने लेवल पे ही क्रिएट करना होता है। पर वो कैसे क्रिएट होगी, जिस ऑर्गन सिस्टम, अब उसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे हम, है ना। जो पहला जब हमने एग्जांपल लिया, क्योंकि उसमें तो सिर्फ 2 ही दबावों पे आपको महसूस होगा, पर पहले में क्या हुआ, आपको शुरू के 50% दबाव में एक धड़कन महसूस हुई, और दूसरे में आपको लास्ट के 50% दबाव में एक धड़कन महसूस हुई। जब शुरू के 50% दबाव में महसूस हुई, जब लास्ट तक हम 100% दबाव तक पहुंच चुके थे, दबाव डाला हुआ था हमने, दबाया हुआ था, 100% से 50% तक जाते जाते जब महसूस हुई, तो वो जो आपका था वो था आपका बोन मैरो। फिर जो 50% से लास्ट के जो 0% दबाव तक जाते हुए महसूस हुई, वो था आपका लीवर। अब इसी तरह से आपका आता है ब्लड यूजर, जो कि मिडिल मेनिस्कस पे, इसमें आपके टोटल 5 वो हैं। अब हमने पहले तो उसका सारे सिम्टम्स जान लिए है ना। जब सिम्टम्स जान लिए, फिर उसके बाद हमने अब दबाव डालना शुरू किया। जब आप दबाव डालेंगे तब आपको महसूस होगा। अब आप 5 को 100 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 20% के बेस के ऊपर आपको अलग जो है 5 को अपने टोटल 7 गहराइयाँ हैं, आपको 20% के बेस के अंदर आपको जो चीज़ है वो महसूस होना शुरू होगी। क्या से 20% का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए जैसे हमने इसको दबाव डाल दिया है, अब हमने इसको हल्का सा उठाया, अभी हमने पूरा नहीं उठाया है, हल्का सा उठाया, हमें एक अजीब सी धड़कन महसूस होगी। तो जो 5th पॉइंट है वो है आपका हार्ट का, और जो उसके सिम्टम्स है वो भी हार्ट के रिगार्डिंग ही सिम्टम बताए गए थे, तो हमें उससे क्लियर हो गया। पर वहीं पे 4th पॉइंट है आपका नर्व्स का। अभी क्या हुआ, हमने इसको उठाते उठाते हम 20 से लेके 30% पे पहुंच गए, मतलब 70% तक हमने पहुंच चुके हैं। 100% का दबाव है, 30% रिलीज कर दिया, 70% तक के दबाव पे पहुंचे हैं। 70% से लेके 60% के दबाव के बीच में हमें एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। उसके बाद फिर से हमें नॉर्मल सी धड़कन महसूस होने शुरू होगी। तो उस धड़कन पे हमें क्या महसूस होना है, नर्व्स के रिगार्डिंग, आपका जो नसें हैं उसके रिगार्डिंग आपको धड़कन महसूस होनी है। फिर उसके बाद पर अगर मान लीजिए उससे जो सिम्टम्स है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके सिम्टम्स भी नर्व्स के रिगार्डिंग ही थे, तो इसका जो पेशेंट है ये नर्वस का ही है। उसके बाद आपका जो 3rd पॉइंट है वो होता है आपका ब्रेन का। ब्रेन में अभी क्या है हमारा, हमने 30% किया था, रिमूव किया था, तो हमें नर्व्स के रिगार्डिंग आया। पर अभी हमने जैसे 20% किया, कोई चेंज नहीं धड़कन में महसूस हुआ। 40% किया, कोई चेंज नहीं महसूस हुआ। पर 40 से लास्ट के जो 60% दबाव हटाने में जब हम हटा रहे थे, तब हमें एक एबनॉर्मलिटी महसूस हुई, और लास्ट का जो दबाव था उसमें भी हमें कोई भी धड़कन उस तरह से महसूस नहीं हुई। तो उससे हमें क्लियर हो गया जो इस पेशेंट की जो बीमारी है वो ब्रेन के अंदर है, और हमें उसके जो सिम्टम्स थे और जो उसके ऑब्जर्वेशंस थी उससे भी हमें यही क्लियर हुआ था कि जो इसकी बीमारी है वो ब्रेन की तरफ हो सकती है।
और धड़कन ने भी, नफ्स ने भी हमें यही शो किया कि ये जो बीमारी है वो ब्रेन की है। इसी तरह से अभी हमने कितने परसेंट रिलीज कर दिया? 60% रिलीज कर दिया। 60% तक रिलीज करने में हमें 3 ऑब्जर्वेशन आएंगी। अगर 20% रिलीज करने पे एक ऑब्जर्वेशन आ रही है, फिर उसके बाद नहीं तो 40% पे एक आ रही है, और आपका 60% पे एक आ रही है। अब आपका हम जा रहे हैं 80% के रिलीज पे। अब हमने नस को 80% तक रिलीज कर दिया है, 20% का दबाव बना हुआ अभी भी। जो 80% का जब हम रिलीज करते हैं तब हमें एक अगर धड़कन महसूस हो रही है तो इसका मतलब वो जो बीमारी है वो आर्टरीज की बीमारी है, और जो पेशेंट के सिम्टम्स है वो भी आर्टरीज के रिगार्डिंग ही सिम्टम आपको देखने को मिले होंगे। तो उससे हमारा डायग्नोज है वो और भी क्लियर हो जाएगा और हमें फॉर्मूला मेकिंग में ईजी हो जाता है। ये था आपका 80% का दबाव। अब लास्ट में आपका आता है 100% का दबाव जो हमने रिलीज किया। अब क्या हुआ, क्योंकि देखिए जब हमने इसको एक दबाव लिया था ना, तभी हमें एक एबनॉर्मल सी धड़कन महसूस हो गई थी। हो सकता है कि जब हम दबा रहे थे हल्का सा दबाने पे हुई या बहुत सारा दबाने पे हुई, पर जब धड़कन बंद हो जाएगी उसके बाद तो कुछ भी महसूस नहीं होगा ना। पर धड़कन बंद ना होने तक तो हमें कुछ ना कुछ महसूस होते जा रहा है ना। पर उस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब हम उसको दबा रहे हैं, इस तरह से हम उसको दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को, उस दबाने की प्रक्रिया के दौरान हमें एक लेवल के बाद ही जाके वो चीज़ डिस्टर्बेंस महसूस होने वाली है। तो उस चीज़ को ये क्लियर करेंगी जो कि प्रेशर सिस्टम। क्या अभी आपसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की गई? इसी तरह से जो लास्ट था ब्लड मैन्युफैक्चरर पे, उसमें भी आपके 2 ही है, तो वो 50-50% के बीच के ऊपर आपको आ जाएगा इस मेनिस्कस के ऊपर। ये था हमारा, आपको ब्लड आपको किस तरह से जो पल्स है उसको किस तरह से आपको एलोकेट करना है और किस तरह से आपको एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। ये था हमारा वो जो आज का टॉपिक था। पहले मैं आप सबके क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद मैं आपको इसी को किस तरह से हमने, अभी तो मैंने आपको ये बड़े ज़्यादा शब्दों में सुना दिया, ठीक है। अब इस पाठ का सार निकाल के किस तरह से उसको छोटे शब्दों में लाना है फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं अब आपके जो क्वेश्चन हैं उसको इन्वाइट करूंगा। प्लीज़ अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। जी प्लीज़, कोई क्वेश्चन जानकारी लेने के लिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, वो मैंने आपको वो रिपोर्ट्स वगैरह भेजी थी इसमें पेशेंट की, सर आपने। सर इसके रिगार्डिंग अभी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बाकी अभी हम सिर्फ लेक्चर के रिगार्डिंग में बात करेंगे। चलिए पहले मैं आपको अपना एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उस पर अगर आपको कुछ। जी जी बोलिए सर, डॉक्टर आलम सर प्लीज़ बोलिए। ब्लड यूजर के बारे में कुछ समझ नहीं रहा हूँ सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। ब्लड यूजर चलिए मैं एक बार अपना जो ओवरव्यू है मैं इसको एक बार फिर से परफॉर्म करता हूँ। मैं जान रहा हूँ जो ये चीज़ है ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ रही होगी। आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको आगे चल के इसमें क्लियर होना शुरू हो जाएगा। पर फिर भी मैं आज आपको एक ओवरव्यू क्लियर कर देता हूँ। अभी तक हम पल्स डायग्नोसिस के किस चीज़ तक पहुँच चुके हैं? नमस्ते सर जी नमस्कार जी मैम, प्लीज़। जी। मुझे आपसे पूछना था कि जैसे हम इंडेक्स फर्स्ट को दबाव डालते हैं, जी जी तो जैसे हमने दबाव को ढीला करना शुरू किया, स्टेप वाइज बढ़ना शुरू किया, जी जी तो फर्स्ट में आपने जैसे बताया हम बोन मैरो से स्टार्ट करेंगे। मान लो जो बीट हमें सुनाई शुरू हो गई, जी 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 तो बोन मैरो और फिर लीवर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमने और 100% दबाव डाला है, ठीक है। अब उसमें 2 ही चीज़ें थी, ठीक है, पर हमने दबाव तो 100% डालना पड़ेगा ना। अब जब हमने जी। 100% दबाव डाला ना, तो सेकंड पॉइंट पे आपकी आती है जो सेकंड जो धड़कन है ना, वो शो करेगी आपको, क्या बोलते हैं उसके लिए, लीवर बोन मैरो के लिए शो करेंगी, ठीक है। और जो फर्स्ट धड़कन है वो आपका शो करेगी उसको, क्या बोलते हैं, लीवर को, ठीक है। पर सेकंड धड़कन किसको बोला जा रहा है? जो सेकंड डेप्थ की धड़कन होगी, जो इसमें जो ये फर्स्ट नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ये डेप्थ है, ठीक है, धड़कन नहीं है, ये डेप्थ है। अब इसमें क्या हुआ, दो थी ना आपका 2 क्वेश्चन, मतलब 2 थे धड़कन, 2 ही धड़कनें इसमें महसूस होंगी हमें मेन, ठीक है। पर दबाव हमने 100% ही डाला है, ठीक है। अब क्या हुआ कि शुरू के 50% पे हमें जो है वो चीज़ महसूस हुई है, ठीक है।
पर उसी के साथ आखिर मैंने आपको क्या बताया कि शुरू में आपको उसके जो सिम्टम्स है उसके बारे में भी जिक्र करना है, ठीक है। जब आप जिक्र करेंगे आपको सिम्टम से क्लियर हो जाएगा पहले तो कि इसका जो जो बोन मैरो की तरफ को ज्यादा सिम्टम जा रहा है। पर वहीं पे जब आप उसके जब नर्व्स को जब चेक करेंगे तो उसका जो दबाव है ना 1 से लेके 100% का दबाव हुआ, पर जब हम घटा रहे हैं तो 100 से लेके 1 की तरफ को आएंगे ना हम, तो जो उसका दबाव है जो 100 से लेके 50 का जो दबाव होगा ना, इधर का जो दबाव होगा उसके अंदर उसकी वो धड़कन महसूस हो जाएगी, तो उसका मतलब वो बोन मैरो है। पर क्या हुआ कि वो जो दबाव है वो आपको अब ऐसे दबाव हटाते जाते हैं, वो आपको लास्ट के 50 से लेके जो 0% का दबाव है उससे आपको जाके धड़कन महसूस हो रही है। तो इसका मतलब वो फर्स्ट गहराई पहली गहराई के ऊपर हुआ वो है ना, दूसरी गहराई पे तो हुआ नहीं, वो पहली गहराई पे हुआ। तो पहली गहराई पे आपका लीवर है, तो इस तरह से। तो इसी तरह से आगे जैसे 5 पॉइंट हैं, तो उसमें आपने उसको 5 तरह की आपने उसको बांट लिया, 100 को बांट लिया आपने, 20-30% हो गया। लिम्फ में आपके 7 तक जाता है, ठीक है। तो उसको जब आप बांटेंगे तो आपका 15% का ही हो गया, 15% आप 16-17 16 साढ़े 16-17 को मान के चल लीजिए, ठीक है। तो उस तरह से वो आपकी गहराइयों पे आएगा। यही आपका एक जो मेन जो इस चीज का क्वेश्चन है वो पल्स डायग्नोसिस का यही क्वेश्चन होता है कि उसमें हमें किस गहराई पे कौन सी चीज मिलती है और गहराई को कैसे मापना है। अभी ओके। हाँ, आपका कोई और क्वेश्चन आपका इसमें? जैसे मैं अभी एक पेशेंट की पल्स डायग्नोज कर रही थी, जी तो उसमें जैसे उसका इंडेक्स है वो फर्स्ट जो है वो हाइपर चल रहा था, जी 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 और जैसे मैंने इंडेक्स सेकंड पर आई तो वो हाइपो चल रहा था, जी और जो थर्ड है जी वो बहुत ही मीडियम, जैसे हाइपो से भी बहुत, जो उसकी मिडिल वाली थी ना, सेकंड मेनिस्कस था जी जी इंडेक्स, तो थर्ड तो जो वो था ना वो उसके उससे भी कम चल रहा था। जी तो जैसे अब उसका जो इंडेक्स फर्स्ट हाइपर चल रहा है, जी 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 तो जो सेकंड मेनिस्कस है वो मतलब उसका क्या है, जैसे अलग देखिए, अलग बीट्स उनकी दो चल रही है। दो के अंदर ना जो दो मेनिस्कस होंगी ना उसके अंदर आपको जो कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब ओके। जैसे आपने बताया कि इन दो के अंदर उसकी इसमें भी थोड़ी स्लो थी, इसमें उससे ज्यादा स्लो हो गई, ठीक है। तो इसलिए वो अब आप पर मैंने क्या बोला, अब ये सारा एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही है, ठीक है। अब आप अगले पेशेंट को चेक करें, हो सकता है कि उसमें आपका इस पे स्लो हो, इस पे भी स्लो हो, पर इस पे तेज हो। इस पे जो स्लो होने का तरीका थोड़ा अलग हो, इसमें थोड़ी सी अलग से स्लो हो, पर जो नेचर तो दोनों की सेम होगी ना, दोनों आपस में एक दूसरे मतलब स्लो ही चल रही है ना, पर एक जो हाइपर चल रही है। पर वहीं पे ऐसा भी हो सकता था, इस पे आपकी स्लो चल रही होती, इस पे आपकी तेज चल रही होती, इसलिए आपकी थोड़ी कम तेज चल रही होती है ना। पर अब क्या, जिसमें ओके। जो दो सेम वाली है उसको नहीं हमने करना है, जो उसमें से एक जो डिफरेंट वाली होगी हमने उसको पहले रीडिंग को करना है। बाकी अब जैसे ये पेशेंट ओके। था, आप इसमें इसके सिम्टम्स को भी पूछिए कि इसको क्या क्या महसूस होता है, ठीक है। फिर उसको आप उससे कंफर्म कीजिए, जो कि आपके जो सिम्टम्स हैं उनसे कंफर्म कीजिए। फिर आपको उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो मेनिस्कस है इसी मेनिस्कस का ही कारण है, मतलब बीमारी इसी मेनिस्कस पे है या नहीं, है ना, ये चीज। ओके। 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 थैंक यू सर। जी, नो इशू। जी अब्दुल गुड आफ्टरनून साहब। सर। जी सर जैसे अभी आपने बताया जो हम डेप्थ नाप रहे हैं जी इंडेक्स फिंगर का जी फर्स्ट मेनिस्कस पे, हमने इसके ऊपर पूरा दबाव डाला। जी जब हमने दबाव डाला उसके बाद जब हमने इसको रिलीज करना शुरू किया, जो पहला जो पल्स हमें मिला जी वो 1 नंबर लीवर का होगा या 1 नंबर इसका बोन मैरो का होगा? सर, देखिए जो पहला पल्स मिलेगा वो बोन मैरो का होगा, जो दूसरा मिलेगा वो लीवर का होगा। जो देखिए, बिल्कुल डेप्थ से जब हम उसको छोड़ेंगे जी जी तो जी, जो जो पहला डेप्थ मिला से वो बोन छोड़ते मैरो वक्त का मिला। पहला मिलेगा वो बोन मैरो का, और जो दूसरा मिलेगा वो लीवर का। ओके। जी, क्योंकि इसी गहरा तरीके से हमें दूसरे वाले भी जो जो मिडिल में जी जी जो हमें इंडेक्स फिंगर में जो हमारा सेकंड मेनिस्कस है उसके जब हम दबाव डालेंगे जी तो सबसे पहला जो हमें पल्स मिलेगा तो वो हार्ट का मिलेगा। सर, जब पूरा दबाव खत्म हो जाएगा ना, जब मतलब देखिए हाँ जब जी, नफ्स बिल्कुल जो दबाव आपकी खत्म हो आना गया बंद हो उसके जाएगी बाद ना, जब वो जी जी हाँ उसको हमने रिलीज करना शुरू किया। जी, तो जो पहला दबाव है जो पहला पल्स वो मिला आपका हार्ट का मिल रहा है। वो ये पहला, गहराइयाँ हाँ लिखी हुई ठीक हैं। 5वीं गहराई पे आपको दिल मिल ठीक रहा है, है। ठीक है। दूसरी गहराई पे आपको ओके इसमें बोन मैरो मिल रहा है, ठीक है। पर गहराई से ओके ओके आखिर गहराई के बाद क्या आएगा आपका, बंद नफ्स नफ्स बंद नफ्स आएगी, ठीक है। और बिल्कुल जो सबसे ऊपर वाली गहराई होगी उसमें आपकी सबसे ज्यादा खुली नफ्स आएगी, ठीक है। जी 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 जी। थैंक यू सर थैंक यू। और कोई डॉक्टर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इसके नफ्स के रिगार्डिंग?
थोड़ा सा आगे चलने के लिए, जी जी सर। आगे चलने के लिए सर। सर आप ना अपने फ़ोन को थोड़ा मुंह के पास लेकर आइए। जी वर्षा मैम आप बोलिए प्लीज़। जी सर, मतलब जैसे कि अपन ये जो देखते हैं, मतलब उल्टी गिनती करना, जैसे जी फर्स्ट में आता है वेंस तो लास्ट में हार्ट आता है, जी तो जी बिल्कुल। फर्स्ट में आपको, हाँ, फर्स्ट में हार्ट दिखेगा ना, जी 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 महसूस क्या होगा फर्स्ट में, जी मतलब उल्टा गिनना उल्टी, पड़ेगा जी उसको। गिनती उल्टी अच्छा, आएगी जी बिल्कुल। ओके, ठीक है सर। जी तो अभी तक का जो हमारा था, जो सेशन था, उसमें हमने पल्स के रिगार्डिंग जो किया, मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं आज, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं आपके ऑब्जर्वेशन जो आपको पेशेंट में ऑब्जर्व करना है, और उसके साथ क्वेश्चंस। आपको शुरुआती दौर में इन क्वेश्चंस और ऑब्जर्वेशन को ही यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपने क्वेश्चन ले लिया, ऑब्जर्वेशन ले ली, उसके बाद आपने उसको कंफर्म कैसे किया, पल्स से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है शुरू में आपको कुछ ऊपर नीचे देखने को मिले, पर आपने उसमें क्वेश्चन को आपने कंफर्म कर लिया, ठीक है। पर इसलिए आपको शुरुआती दौर में कुछ टाइम के लिए आपको पल्स को देखना है और उसके साथ क्वेश्चन को ही पूछना है। टेम्परामेंट देखिए, कीजिए पहले कंफर्म। टेम्परामेंट के बाद आप उसमें कीजिए, पहले टेम्परामेंट को कंफर्म कीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें पल्स को पल्स डायग्नोसिस को कंफर्म कीजिए। पल्स को कंफर्म करने के लिए आपको बताया गया कैसे करना है ना, उसको कंफर्म कीजिए। लास्ट में आप उससे सिम्टम्स पूछिए, और उसके बाद सिम्टम्स के बेस पे आप पल्स की जो इंडेक्स के बेस है उसको कंफर्म कीजिए। तो ये था हमारा अभी तक का जो आज था, ये इसमें हमने सैंग्वाइन टेम्परामेंट के रिगार्डिंग किया। नेक्स्ट जो है उसमें हम मिडिल फिंगर को लेके लिम्फेटिक चैनल को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो था हमारा पल्स के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन था। हाँ, शुरुआती टाइम में आपको हर पेशेंट में कम से कम नहीं तो 5 से 10 मिनट का समय लगने ही वाला है पल्स डायग्नोसिस में। आज हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं ना, वो भी कम से कम तो मतलब 3 से 5 मिनट का समय लेते ही हैं पेशेंट पे। बेशक वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो क्वेश्चन भी पूछेंगे उससे, उसको थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे, उसको बताएंगे भी। पर शुरुआती दौर में आपको सिर्फ जो डायग्नोज बनाने में ही 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। इसलिए कभी भी पेशेंट, अगर आपके पास लंबी लाइन लगी है ना, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जिस पेशेंट जो आपको 10 मिनट लगाने हैं पेशेंट पे, वो 10 मिनट लगाइए ही लगाइए, ताकि जो आपका जितने जल्दी आप जितना ज़्यादा समय लगा के आप अपने आप को परफेक्ट करेंगे, उतने ही जल्दी आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। ये इसका एक ओवरव्यू रहता है। तो ये था हमारा आज का पल्स डायग्नोसिस का चैप्टर। अब इसके साथ हम अपने सेकंड चैप्टर पे जा रहे हैं, जो कि है हमारा मेडिसिन का। आज हमारा जो टॉपिक है वो है C4, C5, C6 पे, और उसके बाद हम थोड़ा सा जनरल प्रैक्टिस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो कैंसरसों के उस दिन मैंने आपके जो मेन जो 4 प्लांट थे, विंसटॉक्सिकम ऑफिसनेलिस, कोनियम मकैल्टम, पिम्पनेला सैक्सिफ्रागा, रुक्स टॉक्सिकोड्रेंड्रोन, इन सारों के बारे में हमने जिक्र किया था। और मैंने आपसे एक इन्फॉर्मेशन ये भी शेयर की थी, स्कोरोफ्लोसो को हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जब हम स्कोरोफ्लोसो को डिस्कस किया था, और आज हम कैंसरसो को डिस्कस कर रहे हैं। स्कोरोफ्लोसो के जो सारे प्लांट्स हैं, उसके जो नेचर हैं वो वो क्योरिंग नेचर ही है। क्योरिंग का मतलब वो आपकी चीज़ को नॉर्मल कर रही है, सही कर रही है। पर वहीं पे जो आपका कैंसरसो प्लांट, जो कैंसरस है, इसके जो प्लांट्स हैं, इनके सारों का जो नेचर है वो हीलर है। हीलर का मतलब वो आपकी चीज़ को क्योर तो हो गया, पर आपका क्योर कब तक नहीं हो सकता, जब तक वो हील ना हो। और पहले वो हील होगा, फिर क्योर होगा, फिर क्योर होने के बाद लास्ट में फिर से वो हील होगा। हीलिंग के जो 2 स्टेप होते हैं वो उसमें कंप्लीट होते ही होते हैं। तो इसलिए जो आपका हीलर है, इसके आपको जो प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, इसमें जो प्लांट्स है उसमें जो आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी, वो आपको हीलिंग की मिलेगी। हीलिंग में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि रीजनरेशन हो गया, डीजनरेशन को रोकना हो गया, या फिर आपका, जैसे अब मैं आपको आज जो प्लांट बताऊंगा उसमें भी इसमें काफ़ी ज़्यादा उसका रोल बताया गया है, जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि जो आपका C4 का जो यूनिक प्लांट है वो है सिम्फेंटम ऑफिसनेल। सिम्फेंटम ऑफिसनेल, इसका जो कॉमन नेम है वो है कॉम्फ्रे। अब इसमें आपका
जो इसके जो प्रॉपर्टीज है, इस प्लांट की प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो ये आपके वुंड्स को हील करता है, चाहे वो एक्सटर्नल वुंड्स हो या इंटरनल वुंड्स हो। फिर उसके साथ ये इन्फ्लेमेशन को सही करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइन हो या ब्रोकन बोन्स हो, इस तरह इन्फ्लेमेशन हो, स्प्रेन्स हो या ब्रोकन बोन्स हो। अब देखिए इसमें ये किस नेचर को क्योर कर रहा है, डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्गन या फिर डिस्ट्रप्शन ऑफ सिस्टम, उसको ये क्योर करने के लिए वर्क कर रहा है। जो हीलर होता है वो आपका डिस्ट्रप्शन को सही नहीं करता है, वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑर्गन या नॉर्मलाइजेशन ऑफ जो आपका क्योरर होता है वो आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑर्गन या नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिस्टम पे करता है वर्क। ये आपका इसमें हर चीज में डिस्टर्ब हो रही है, चीज खराबी आ रही है, ये खराबी को सही कर रहा है। उसमें वो आपका जो खराब हो चुकी चीज है उसको वो एक फैक्टर पुश कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। जो खराब होने का जब वो सही होती है उसको वो क्योर करता है, उसको क्योरिंग, प्रोसेस ऑफ क्योरिंग कहा जाता है। उसी के साथ इसमें आपका रीजनरेशन ऑफ स्किन सेल्स, टिश्यू सेल्स और मस्कुलर। तो ये है इसका जो C4 है उसका ये एक यूनिक। और आखिर में इसका जो अपने जो प्रॉपर्टीज है ये आपको किस लेवल पे वर्क करता है, ये आपका प्रॉब्लम ऑफ म्यूकोसा मतलब किसी भी ऑर्गन सिस्टम के ऊपर की जो परत होती है उसके ऊपर ये वर्क करता है। और उसके साथ है आपका इसमें आपका आ गया इसको एक बार मैं आपको बता दूं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 हर्ब्स which are very useful to muscular cell tissue osteophytes, so that's why it is called bones remedy and also very useful for any kind of type of disease of problems of mucosa। तो जो आपका C4 है ये आपका वर्क कर रहा है, इसकी जो यूनिक प्लांट है उसके भी जो सारे प्रॉपर्टीज है वो आपका मेम्ब्रेन बेस पे वर्क कर रहा है, मस्कुलर बेस पे वर्क कर रहा है, रीजनरेशन पे वर्क कर रहा है, इस तरह के ये सारे वर्क कर रहा है। और बेस्ट यूज ऑफ C4 का बेस्ट यूज किसके साथ होता है, उसमें आपका फर्स्ट है F1 A2 S10 YE GE और WE। F1 A2 S10 YE GE और WE, इसके साथ जो C4 है इसका बेस्ट यूज किया जाता है। C4 हम जो कैंसर से है वो हमारा हीलर रेमेडी है। अब हम बात करेंगे C5 की। इसमें भी जो 4 प्लांट वो कॉमन प्लांट्स हैं और उसके अलावा जो हमारा 5th प्लांट है उसकी वजह से जो ये प्लांट का जो वर्क है प्योरली उसके वर्क पे ये पहुंच जाता है। तो इसका फर्स्ट वर्क है, इसका ग्लैंड बेस पे वर्क है, ग्लैंडुलर है। और सेकंड ये आपका GIT के ऊपर भी वर्क करता है। थर्ड ये आपका एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस भी है। जो इसका यूनिक प्लांट है वो एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो ये कैंसरसों के जितने भी आपको प्लांट मिलेंगे जो इनकी जो नेचर मिलेगी वो आपको क्रिटिकल नेचर से उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए वर्क करने में। और हाँ, एक और चीज़ मैं इसमें आपको ऐड करना भूल गया था, जो आपके स्कोरोफ्लोसो प्लांट्स है ना, उसके जितने भी प्लांट्स हैं उसको आप कॉमन भी कंज्यूम कर सकते हैं, वो नॉन टॉक्सिक नेचर के प्लांट्स हैं सारे के सारे। और कैंसरसों के जितने भी आपको प्लांट्स 80 to 90% जो प्लांट मिलेंगे अगर आप उसको कॉमन कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में जहरवाद टॉक्सिकनेस बन सकती है। और वो सारे के सारे प्लांट्स जो हैं 80 to 90% प्लांट्स जो है वो टॉक्सिक नेचर के ही हैं। इसलिए जो आपका ये हीलिंग का काम कर रहे हैं और जो दूसरे प्लांट है वो आपका क्योरिंग का काम कर रहे हैं। आप बिना हील किए क्योर नहीं कर सकते हैं, मतलब आप क्या बोलते हैं, अगर आप हील करेंगे तभी आगे वो क्योर होगा, पर अगर आप क्योर कर रहे हैं तो हील नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका कॉमन प्लांट था इसका नाम था फाइटोलैका डेकेंड्रा। इसका जो कॉमन नेम है वो है कैरमिस बेरी। इसके जो आपका यूजेस मैंने जो इसके प्रॉपर्टीज थी वो बताई मैंने आपको। प्रॉपर्टीज में ये आपका ग्लैंडुलर वर्क कर रहा है और GIT पे वर्क कर रहा है। उसी के साथ ये आपका एंटी माइक्रोबियल है, एंटी कैंसरस है, एंटी पैरासिटिक है, इस तरह के भी इसके अपने नेचर है। इसमें इट इज कंपोज्ड ऑफ 5 प्लांट विच हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मेटाबॉलिज्म एंड
segment mentioned as in S5 because it is vice versa to S5. जो आपका S5 का रोल है सेम इसी का रोल है। S5 आपका क्योर कर रहा है, ये आपका हील कर रहा है। और इसमें आपका जो बेस्ट यूजेस इसके किसके साथ हैं वो अब मैं आपको बता देता हूँ। S5, S10, L1, Vanadium 1, Vanadium 2, sorry Van 1, S12, green electricity और yellow electricity. S5 best uses with S5 best uses with S5, S10, L1, Van 1, S12, GE और YE। तो ये था इसका रोल। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो इसके प्लांट के क्या मतलब क्या इसकी नेचर है, क्या क्या इसके आगे इफेक्ट्स हैं। अब जो अगला है वो है C6 कैंसरस 6। C6 में भी आपके 4 कॉमन प्लांट हैं, इसमें आपके 2 यूनिक प्लांट हैं। फर्स्ट है आपका एर्निका मोंटाना, कॉमन नेम है इसका एर्निका। ये आपका वर्क कर रहा है, किस चीज़ पे वर्क कर रहा है ये GIT पे वर्क कर रहा है और KUB पे वर्क कर रहा है। इसकी भी जो नेचर है वो टॉक्सिक है, पॉइजनस है। इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे तो पॉइजनस रिएक्शन हो सकता है आपके बॉडी में। सेकंड है आपका इसमें जो प्लांट है वो है लैडम प्लेस्टर। इसका कॉमन नेम है मार्श बोर्स्ट। इसके जो प्रॉपर्टीज़ है और नेचर है वो है ये अर्थराइटिस पे वर्क करता है, बोन और मसल्स पे वर्क करता है। उसके साथ ही ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी वर्क करता है। और कुछ इसके जो फंक्शंस हैं वो आपके जो आगे किस तरह से फंक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 7 रेमेडीज एंड इट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन KUB एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें आपका KUB और रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी ये वर्क करता है। बेस्ट यूजेस विद S6, L1, A3, C17, GE एंड YE। S6, L1, A3, C17, GE एंड YE, इसके साथ इसका बेस्ट यूजेस है। तो ये था हमारा जो आज के मेडिसिन का जो टॉपिक था। हमारे 3 मेडिसिन हमने इसमें डिस्कस किए। मैं आपको एक बार फिर से इसमें मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो ये मेडिसिन हैं इनके जो प्लांट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको इस लेवल में देखने को मिलेंगी कि जो उस मेडिसिन का रोल है सेम ही उस प्लांट की प्रॉपर्टी है। जैसे कि स्क्लेरोफ्लोसो का रोल जो होता है वो आपका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डिजीज होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बॉडी होता है। और जो उसके प्लांट्स हैं वो भी आपको सारे के सारे न्यूट्रल फॉर्म के प्लांट्स मिलेंगे। 80 to 90% प्लांट उसमें आपको ऐसे मिलेंगे जिसको आप अगर आप कॉमनली कंज्यूम भी कर देंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक रिएक्शन नहीं होगा। पर सेम वहीं पे जो आपका कैंसरसो है इसका वर्क होता है आपका रीजनरेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड रीफंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन सिस्टम। रीजनरेशन और रीफंक्शनिंग के लिए आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो हार्ड स्टेप्स होते हैं। और जब आप जानेंगे इसमें 80 to 90% प्लांट्स की जो नेचर है वो प्रॉपर्टीज है वो भी पॉइजनस हैं। अगर आप उसको कॉमन कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर में जहर बन सकता है, किसी तरह का पॉइजनस रिएक्शन हो सकता है। इस तरह का इस जो ये प्लांट्स है और जो ये चीज़ है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी की सारी जो स्टडीज है, रिसर्च स्टडी है, ये मैट्रिक जी ने आज से 200 साल पहले कंप्लीट कर दी थी। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। फर्स्ट पार्ट था हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पल्स डायग्नोसिस और सेकंड था हमारा C4, C5, C6 की जो डिस्कशन। तो अब कोई डॉक्टर का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। सर जी बोलिए सर। C5 को सर इंटरनल यूज करना है या एक्सटर्नल? सर इंटरनल भी यूज करना है, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। जी सर, हमारे पास एक बुक थी उसमें ये लिखा हुआ है उसमें एक्सटर्नल यूज करना है। जी हमारे पास
बुक थी सर यहाँ की, तो उसमें ये लिखा है, उसमें मतलब जो बाहरी प्रयोग करना है। किस बुक की बात कर रहे हैं आप? एक हमारे पास बुक है कोई होम्योपैथी की पुरानी। सर देखिए ऐसा है, इंटरनल भी यूज करना है, एक्सटर्नल भी यूज करना है, ठीक है? क्योंकि जी सर जी। चलिए मैं आपके इसी पॉइंट पे एक, चलिए आज के लिए एक हर चीज में बात में जुड़ के ही आगे बढ़ती है बात। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं सारों के लिए कि हमें इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा। जी अब्दुल सर, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, ये पूछना चाहते थे, जैसे आपने बताया कि जो सी ग्रुप है जी जी कैंसिरोसो, जी। इसको आप बता रहे हैं कि जैसे टॉक्सिक बनता है सिंगल लेने से, मतलब कि इसको हम किसी अगर बिल्कुल सिंगल लेते हैं, मान ली C4 को सिंगल यूज किया तो ये हार्मफुल है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ प्लांट के बेस पे, वो तो प्रोसेस ओके, होके आपके पास आ चुकी है चीज। मैं आपको अगर इस प्लांट को इसमें जो सिंगल। इनमें जो पौधे डले, मैं उनकी नेचर के बारे में बता रहा हूँ आपको। जो ओके स्कोरोफ्लोरो के जो पौधे हैं ना, उनको आप सीधे खा भी सकते हैं, आपके शरीर में कोई जहर नहीं बनेगा। पर जो जी। कैंसरसों के जो पौधे हैं ना, 80 to 90% पौधे ऐसे हैं, अगर आप उसको कॉमन खाएंगे ना, तो आपको विद इन 5 to 10 मिनट में ऐसी कंडीशन बन सकती है कि आपको मतलब डेथ तक की कंडीशन बन सकती है। इतने पॉइजनस प्लांट भी इनके अंदर मौजूद हैं। पर जी जी, थैंक यू सर। आखिर में कैंसरसों का रोल क्या है? कैंसरसों का रोल है बीमारी को मारना। स्कोरोफ्लोसो का रोल जी क्या है? जो शरीर, जो ऑर्गन सिस्टम बीमारी के कारण आघात हो रहा था, उसको सही करना, ठीक है? पर मारने के लिए तो आपको जहर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना, जहर जैसी चीज का इस्तेमाल जी करना पड़ेगा ना, कड़ी चीज का। तो वो चीज है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आखिर में वो प्रोसेस होने के बाद आपके पास पहुंची आके चीज। हाँ अब देखिए, ठीक मैं है। आपको एक और चीज बताता हूँ। मैटी जी का जो लास्ट आपको लिटरेचर मिलेगा ना, उसमें मैटी जी ने सिंगल सिंगल रेमेडी का यूज करना स्टार्ट किया है। 80% में उसमें उन्होंने सिंगल रेमेडीज को यूज किया है, 20% में उसने उन्होंने फॉर्मूला बना के यूज किया है। जो उनका आपको 1970 से पहले का लिटरेचर मिलेगा, उसमें आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। उसमें उन्होंने भी फॉर्मूला बनाया, जैसे आज हम फॉर्मूला बना के वर्क कर रहे हैं ना। हम खुद बोलते हैं कि हम मैटी जी के भी जो सेकंड एवोल्यूशन था उसके बेस पे वर्क कर रहे हैं। जो उनका थर्ड एवोल्यूशन था, अभी वहां तक नहीं पहुंचे अभी हम भी। पर जो लास्ट था उसमें वो किस तरह से यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए C1 को अकेला यूज कर रहे हैं। आज हम लोग C1 को अकेला क्यों नहीं यूज कर सकते हैं पता है? या फिर हम अकेले अकेले रेमेडी को यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? वो हम इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं कि पेशेंट में सडनली एकदम से चेंज आना शुरू हो जाता है। अब पॉजिटिव चेंज आया तो ठीक है, नेगेटिव चेंज आया 200 साल पहले क्या था उनके, उस समय कोई भी इस तरह से नहीं। आज हमारे पास एक, हमारे क्लिनिक पे एक पेशेंट आया, हमने उसको दवाई दी, एकदम से एक ड्रास्टिकली नेगेटिव चेंज अगर आ गया, और पेशेंट तो वो हमारे सर पे चढ़ जाएगा। वो सारी चीज बेशक वो उसी समय आगे ठीक भी हो जाएगा, पर अगर वो किसी कारणवश अगली जिस जिस दवाई से उसने ठीक होना है, वो दवाई ही नहीं हम उसको दे पाए, उससे पहले इतना ज्यादा हंगामा हो जाए या इतनी ज्यादा, क्योंकि मैटी जी ने भी ये चीज का जिक्र जरूर किया है कि जो ये वाला सिस्टम है, इस बेस पे जब हम दवाई देते हैं तो पेशेंट में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलते हैं, अचानक से चेंज देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आगे उसकी जो बीमारी है वो रिकवर होने शुरू होती है। तो इसलिए अभी हम जो सिंगल रेमेडी सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आज बड़ी ऐसी कंपनी, मैम रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 1 मिनट अपना जो माइक है वो ऑफ कर ले, फिर अपना क्वेश्चन पूछने के दोबारा पूछ माइक ऑन कर लीजिएगा। तो बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने पेशेंट को सिंगल रेमेडी यूज करवा रही हैं, पर हाँ बात वही है, आखिर में उनका रिजल्ट किस तरह का बेस का रिजल्ट है। हम लोग फॉर्मूला लेके जब रिजल्ट ले रहे हैं ना, हो सकता है हमें एक रिजल्ट लेने में कुछ समय मिलता हो, मतलब कुछ समय लगता हो, पर हमारे पेशेंट का ड्रास्टिक कंडीशन नहीं बनती है, इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन नहीं बन जाती है, इतनी ज़्यादा मतलब कंट्रोलेबल कंडीशन नहीं बनती है। पर जब आप वही उसी पेशेंट को सिंगल रेमेडी देके देखेंगे, उसी समय उस पेशेंट में या तो एकदम से हाइपरनेस बन जाएगी या हाइपोनेस बन जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें जब आप, अगर वो पेशेंट आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाए, तो उसमें फिर आपके ऊपर भी, आपको भी वो स्ट्रेस वाली बात हो जाती है। इसलिए अभी हम अपने जो डॉक्टर हैं उसको ये चीज़ के ऊपर सजेस्ट नहीं करते हैं। हमारी एक ऐसी रिसर्च चल रही है, अगले हो सकता है 5 से, हो सकता है अगले साल तक हो जाए, पर अगले 5 से 10 साल के अंदर हम भी एक इस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पे हम पेशेंट को, हाँ उसमें यह रहेगा कि 1 हफ्ते के लिए पेशेंट को अपने सामने रखना पड़ेगा, उस 1 हफ्ते में हम उसको सिंगल रेमेडी सिस्टम के ऊपर चलाएंगे और उसके बेस पे हम रिजल्ट लिया करेंगे। जी ये दूसरा एक सर थे, मोहम्मद सर थे, इसमें उनका नाम पूरा नहीं है। ये सर आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए सर। जी मैम डॉक्टर साहब, जी बोलिए प्लीज।
मुझे आपसे पूछना था कि जैसे S6 और C6 है, उसके साथ हम A ग्रुप यूज कर सकते हैं? जी 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 कर सकते हैं। देखिए A1, A2, A3? जी 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 कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, हमारी बुक में भी देखने को मिलेगा कि हमने उसमें सी के साथ ज़्यादा यूज़ किया है ए का, कैंसरसों के साथ ज़्यादा यूज़ किया है ए का। और पर जो मेडिकल जो डिजीज़ वाली कंडीशन होगी, जैसे आपका रीनल फेलियर वगैरह हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ऑर्गन लिवर फेलियर हो गया, उसमें हम सी के साथ यूज़ कर रहे होंगे। पर अगर मान लीजिए आपका कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है, या फिर आपका मेल में गोनाडोट्रोपिक डिसबैलेंसेस है, या फिर मेल में आपको किसी भी तरह का कोई मेडिकल कंडीशन देखने को मिलती है, उसमें हम उसको स्पोरोफ्लोसो के साथ यूज़ कर रहे हैं। ए को हम एच के साथ यूज़ कर रहे हैं। जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। तो मैं आपको बता रहा था सर कि जो सिंगल रेमेडी का यूज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी मतलब आपको रिज़ल्ट देने में तो मदद करता है, एक अच्छा रिज़ल्ट दिलाने में मदद करता है। पर वो एक समय के बाद आप उसको यूज़ करेंगे, फ़ॉर्मूला देने के एक समय के बाद यूज़ करेंगे, तब उसका एक अलग असर होगा। पर अगर आप शुरुआती दौर से ही सिंगल रेमेडी के ऊपर चलना शुरू करेंगे, तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े तरह के जो चेंजेस देखने को मिला करेंगे पेशेंट के अंदर। और वो कई बार चेंजेस जो होते हैं, वो कई बार क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत ही यही है कि आपके बॉडी में बने हुए डिसबैलेंस को सही करती है, और उसके डिसबैलेंस को सही करने के लिए उसको क्या एक्शन लेना पड़ता है, उसमें जो आपके प्रेशर्स बने होते हैं बॉडी पे, दबाव बने होते हैं, उसको वो खोलती है, ओपन करती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्किन की डिजीज़ का एग्जांपल लेता हूँ। 80% पेशेंट में स्किन की डिजीज़ में पहले वो एग्रावेट करेगी चीज़। पेशेंट बोलेगा कि आपको आके वो बोलेगा ये तो बढ़ गई चीज़ मेरी। पर उसी समय 2 हफ्ते तक हो सकता है उसमें एग्रावेट किया, पर जब हमने उसमें डोज़ को चेंज किया या किसी चीज़ को चेंज किया, वो एक बार पूरी चीज़ से फैलने के बाद फिर वो खुद ब खुद कम होते वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है? हमने उसको शुरू में दबाया नहीं है। अदर सिस्टम क्या करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्रेशन। हमारा सिस्टम रिलीज ऑफ सप्रेशन के ऊपर वर्क करता है। पर जब हम सिंगल रेमेडी को यूज़ करते हैं, तो आपके सप्रेशन इस तरह से एकदम से कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं कि पेशेंट घबरा जाता है। 80 to 90% स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा पेशेंट घबरा जाता है। पेशेंट तो बाद में घबराता है, उसके साथ वाला पहले घबरा जाता है। फिर इसलिए भी जो चीज़ें होती हैं, इसलिए अभी हम, और सबसे बड़ी बात है, हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तो कोई भी आके फिर हमारे साथ बस एक बार कोई इस तरह की अगर अनहोनी हो जाए, तो वो तो उसी समय आके हमें उठा के ले जाएंगे। चाहे बेशक बाद में वो पेशेंट सही हो जाएगा, वो घबराहट उसको 1 घंटे आधे घंटे में सही खुद ब खुद नेचुरल तौर पर भी सही हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस में इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आज हम थोड़ा सा जनरल प्रैक्टिस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई क्वेश्चन हो पल्स के रिगार्डिंग पे, जो आज हमने अभी तक डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग पे। हाँ जी सर। जी जी बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे हम लोगों का डॉक्टर का तो राइट हैंड रहेगा, पेशेंट का सर कौन सा हैंड रहेगा सर चेक करने के लिए? सर देखिए, पेशेंट, हम सिंपल सी बात है, जो हमारी आपकी इंडेक्स फिंगर है ना, वो पेशेंट के अंगूठे की तरफ जानी चाहिए, ठीक है? जो पेशेंट का अंगूठा होगा ना, उस तरफ हमारी इंडेक्स फिंगर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंगूठा इधर है तो मिडिल फिंगर ऐसे आ गई है ना, नहीं, इस तरह से ही होनी चाहिए। अब आप वो देख लीजिए, आपको मोस्ट प्रोबेबली लेफ्ट हैंड को ही चूज करना चाहिए, पर रीडिंग आपकी सेम आएगी, दोनों में सेम आएगी, ठीक है? ऐसा कोई इशू नहीं है, रीडिंग का कोई इशू नहीं है। लास्ट टाइम मैंने भी इस चीज़ पे जिक्र किया था। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड ही होना चाहिए पेशेंट का, जो हर्ट वाली साइड होती है, और उसमें भी जो आपकी इंडेक्स फिंगर होती है, जो आपकी संग्वाइन टेम्परामेंट वाली फिंगर होती है, वो आपकी टुवार्ड द थंब होनी चाहिए। अगर आपकी मिडिल फिंगर लिम्फेटिक फिंगर टुवार्ड द थंब है, तो वो आपकी रॉन्ग पोजीशन है सर। जी सर जी। किसी का कोई क्वेश्चन और? गुड इवनिंग, नमस्कार सर। जी जी बोलिए सर, संपत सर प्लीज। हाँ सर, अपना जो फर्स्ट डायग्नोसिस उसकी तरफ से मुझे क्वेश्चन थे दो। जी जो लेडीज पेशेंट है जी। और जेंट्स पेशेंट अगर भी रहा, जी। तो भी उसका जो हैंड है वो एक ही हैंड देखना है कि लेफ्ट और राइट कुछ देखना है सर? मतलब? जैसे कि
एक्यूप्रेशर सिस्टम जो PCM में अगर लेडीज अगर है जी जी तो उसका लेफ्ट हैंड में, तो आयुर्वेद में भी बोला गया है जी कि अगर लेडीज है तो उसका लेफ्ट हैंड, जी। और जेंट्स पेशेंट है तो उसका राइट हैंड देखना है पल्स के लिए। ये तो आपका उसका देखिए हमारे इसमें ये नहीं है, ठीक है। आखिर में उसमें तो आपको 3 उंगलियों से देखनी पड़ती है ना। हाँ, उसमें 3 उंगलियां करनी जी जी पड़ती जी। है। और देखिए अभी हम क्या चीज ले रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ जनरल डायरेक्शन को फोकस किया है, ठीक है। जो इस तरफ वाली डायरेक्शन में ठीक है है, जो आपके अंगूठे की साथ वाली चीज को हमने फोकस किया है। जो हमारा एक हाँ जनरल सर, एक्सपीरियंस है वो यही बताता है कि आपको इन 2 उंगलियों से आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो अंगूठे की तरफ अगर होगी तो आपको ये रीडिंग देखने को मिलेगी। इसमें आपको लेफ्ट हैंड हैंड का कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ कि नहीं आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो पेशेंट के अंगूठे की तरफ होनी चाहिए। जी जी। जी तो दूसरा सवाल आता है कि आपने जो किताब है गाइड, जी आपने जो किताब है ना सर, गाइड टू प्रैक्टिस, जी 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 उस किताब में जो इंडिकेशन दिया है, जी जी जो मतलब डायग्राम बनाया है, जी जी उसमें जो इंडेक्स फिंगर है उसका जो फर्स्ट मिनिस्कस है, जी 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 उसमें 1 नंबर के ऊपर लिवर है जी जी और जी 2 नंबर के ऊपर बॉल। बोन मैरो जी। लेकिन हाँ, लेकिन राइटिंग मटेरियल जो है अंदर में, उसमें 1 नंबर के ऊपर बोन मेरो और 2 नंबर पे लिवर है, तो वो कंफ्यूजन कैसा सर? अच्छा बस देखिए अभी पता है, अभी इसी चीज पे हमारी डिस्कशन हो रही थी। जो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर लिखा है ना, ये डेप्थ है सर। आपकी डेप्थ, फर्स्ट नंबर डेप्थ और सेकंड नंबर डेप्थ, ठीक है। 1 नंबर की डेप्थ आपकी कब आएगी? देखिए हमने नफ्स को जानने के लिए क्या किया था, उसको पूरा दबा तो दिया, सर मेरा ठीक है। सवाल वो उसको नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल जो है ना, नहीं, आप वो जो मैं राइटिंग बुक आपको है, उसी चीज पे बता रहा हूँ। आखिर में जो हमने लिखा है, जिस तरह से लिखा है ना, देखिए हमने नब्ज को जानने के लिए क्या किया, उसको पूरा दबा दिया, ठीक है। अच्छे से दबा दिया ना, जब बंद होगी, ठीक है, ठीक जब आप उसको हल्का हाँ, हल्का रिमूव करेंगे तो जो पहली धड़कन होगी वो बोन मैरो की आएगी। आप यही बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, जी मैं ये बोल रहा हूँ तो अपना डायग्राम लिखा है ना, जी जिसमें जी सब उसमें इंडेक्स ये आपने जो किताब में दिखाए थे, जी 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 पहले वाली शुरुआत, फर्स्ट डायग्राम इसका जो चैप्टर चालू होता है, जी जी उसमें जी उसमें जो लिखा है, जी उसमें 1 नंबर के ऊपर लीवर लिखा है जी 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 और 2 नंबर के ऊपर बोन लिखी है। जी हाँ, बाद में फिर आगे चल के जो राइटिंग मटेरियल है, जी जी जिसमें स्क्रैप किया है, उसमें एक जी नंबर के ऊपर ये आया है अपना बोन मैरो आया, 2 नंबर पे लिवर आया, जी तो उल्टा हुआ। जी 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 जी। अच्छा ये मुझे लगता है ये हो सकता है कि शायद से हमारा मेरे को समझ नहीं पड़ा। ये हो सकता हाँ है कि हमारा उसमें कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ हो ये, क्योंकि सर, हाँ, तो मैंने जी संजय सर से भी पूछा था, जी जी तो जी बोले कि बाद में बताएंगे, फिर मैं उसको फोन कर दिया। जी जी आप बता सकते हो तो प्लीज, जी उसमें कौन सा सही है? कोई जी, मैं कोई इशू नहीं, इसके बारे में भी इसको भी एक बार सर से डिस्कस करके, नहीं है यही है फर्स्ट आपका। ठीक है सर। आखिर में हम 100, ये आपका प्रिंटिंग का ही मिस्टेक है। आखिर में क्या है, 100% प्रेशर पे जब प्रेशर रिलीज करते हैं तो ये डेप्थ्स हैं। जो सेकंड नंबर की डेप्थ है हाँ वो आपकी 100% रिलीज करने के बाद पहले सेकंड नंबर की डेप्थ आएगी, फिर फर्स्ट नंबर की डेप्थ आएगी आपकी। हाँ हाँ हाँ, 0% बराबर पे है सर, उल्टा ही आएगा ना। जी जी, इस तरह से। लेकिन एक बार फिर से क्लियर करके बता दीजिए सर आप, देखिए हम सर से प्रेशर पूछ कर के। रहे हैं, हमने 100% प्रेशर डाला है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर। 100% प्रेशर का मतलब नब्ज जो है वो धड़कना बंद हो गई, ब्लॉक ब्लॉक बन गया, प्रेशर बन गया। हाँ अब हम उस प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, हाँ सर, तो इसमें जो नंबर लिखे गए हैं ना, वो सारे के सारे आपके अभी 2 नंबर। जी, जैसे 5वां नंबर लिखा है हार्ट, तो वो आपकी फिफ्थ नंबर जो प्रेशर है वो, नहीं ठीक सर, है। पर वो आपका किसके पास आएगा? जी सनम सर, जी जी उसमें डेट में कंडीशन नहीं मुझे, जी तो वो मुझे मालूम जी पता है, जी आपने जो बताया हो जी कि जी प्रेशर डाला तो लास्ट नंबर पहला आया, उल्टा उल्टा जी करके जी, ऊपर आना, बिल्कुल 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 वो उसके बाद जी जो लिखा हुआ और जो प्रिंटिंग है उसके जी। बाद बस नहीं, इसका किया उसमें सही जाएगा कौन सर, सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। पहले हमारा मतलब लीवर और बोन मैरो इसी तरह से ही पढ़ाया जाता है सर। 1 नंबर लीवर, 2 नंबर बोन मैरो, जी ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो जो प्रिंटिंग किया है वो सही है, क्या राइटिंग किया है वो सही है? सर प्रिंटिंग जो ये चार्ट वाला है ये सही है, जो दूसरा है वो मिस्टेकन ही है। हो सकता है नई वाली बुक में ठीक है सर, ठीक हुआ है। हो। हाँ, तो फिर नहीं, जी जी मैं जी जी मंगवाता हूँ हाँ, मुझे ये नई सर बुक। ये इसमें ही थोड़ा सा मतलब ये ये आपने जो किया ना सर,
फरवरी 2024 की है, जी। मैं फिर 24 की देखिए फरवरी। हाँ, देखिए 2024। मैंने भी यही स्टडी किया। बाकी मैं एक बार फिर भी सर से इसको कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी ठीक है, इसके ऊपर ठीक। डिस्कस कर दिया जाएगा एक बार। थैंक यू सर, जी। थैंक यू। आज चलिए ठीक है, ये तो था हमारा टॉपिक जनरल, जो हमारा प्रैक्टिस के रिगार्डिंग जो हमारे जो टॉपिक थे आज के। अब हम जरा डिस्कस करेंगे जो जनरल टॉपिक पे, जनरल प्रैक्टिस के बेस के टॉपिक पे। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमें पेशेंट को चेक करना है तो उसको किस तरह से गाइड करना होता है, तो थोड़ा सा उसी चीज़ को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। हमें पेशेंट को गाइड करना है शुरू में ही। उसको हमें मालूम है हमारे सिस्टम में जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या क्या उसको देखने को मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें पहले से ही उस पेशेंट को अगर बता देंगे, उसको शुरू से ही हम बता देंगे कि ये चीज़ें उसको देखने को मिल सकती हैं, तो पेशेंट कभी भी घबराता नहीं है और पेशेंट आपसे आपका पूरा इलाज लेके ही जाता है। इसलिए इन जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें ही थोड़ा सा मैं और आपसे अगर ऐड करना चाहूँ तो उसमें कि हम जब पेशेंट को दवाई देते हैं उसमें आपका जो ये न्यू बुक है, इसमें हमारा जो चैप्टर है आपका, एक सेकंड रुकिए, चैप्टर नंबर 10 है, 122 से 130 पेज नंबर तक चला है वो चैप्टर। आप इस चैप्टर को जरूर एक बार पढ़िए। ये जो चैप्टर है, देखिए आखिर में आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, बड़े वैज्ञानिक से भी पूछेंगे, तो वो आपको एक ही बात बोलेगा कि जो बीमारी होती है वो 20% बीमारी होती है और 80% वो मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है। इंसान इतना बीमार अंदर से, शरीर से बीमार नहीं हुआ होता है उसको लेके, जितना वो दिमाग से बीमार हो चुका होता है उसको लेके। इसलिए अगर आप उसके दिमाग को सही कर देंगे तो आपका जो शरीर है उसको भी आप सही करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ये चीज़ जो चैप्टर था, इसमें आपका प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है उसके रिगार्डिंग बताया गया है। उसके बाद आपको पेशेंट को कैसे दवाई देनी है। अब अच्छा, इसी में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं कि हमारे जो कुछ डॉक्टर्स हैं ना, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स का भी ये कहना होता है, और उसके अलावा हमारा जो हर जगह की अपनी एक टोपोग्राफी है। मध्य प्रदेश में चल जाएंगे उसका एक अपना तरीका है, आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे वहाँ पे थोड़ा अलग एटमॉस्फेयर बन जाता है। हर जगह का अपना एक टोपोग्राफी एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से भी इंसान के शरीर पे एक जो फ़र्क है वो पड़ता है। पर उस फ़र्क को हमको कैसे आगे न्यूट्रलाइज लेके जाना है उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं। आप हमारे जब डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन लेंगे वो आपको दवाई लेने का एक तरीका बताएंगे, वो आपका तरीका जो होता है वो एक्सपर्ट लेवल का तरीका है। पर अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल और बिगनर लेवल को यूज़ ही नहीं किया और एकदम से आप एक्सपर्ट लेवल पे वर्क करने लगेंगे ना, हो सकता है कि 10 में से 4 पेशेंट को आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए, पर जो बचे 6 हैं उनमें आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर आपको हमेशा 10 में से 10 को पहले बिगनिंग लेवल का ट्रीटमेंट करना ही है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या ट्रीटमेंट होता है उसके ऊपर पूरे इसमें डिस्कशन दिया गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि उसको लेने का तरीका कैसा है, कितने हफ्ते तक आपको क्या चीज़ चलानी है, कितने हफ्ते तक आपको क्या चीज़ चलानी है ट्रीटमेंट में, और दूसरा कि आपको उसको डोजेज को कब चेंज करना है, डोजोलॉजी को कब चेंज करना है, उसके रिगार्डिंग पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसलिए आप एक बार जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको जरूर अपने पूरे गौर से पढ़े, ध्यान से पढ़े। ये आपके लिए पेशेंट को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। और इसी बुक में आपको जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारे जो कंसल्टेंसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग चैप्टर बताया गया था। कंसल्टेंसी प्रोग्राम में आप हमसे क्या डिस्कस करके हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आप इसमें जो पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, आपको अपने हर पेशेंट से कम ये पॉइंट्स तो क्लियर करने ही करने हैं। इन पॉइंट्स के बेस पे आप पेशेंट को 70 to 80% जानकारी, जो टेम्परामेंट की जानकारी है वो लेने में कामयाब हो जाते हैं, और उसके बेस पे आगे आपका एक डायग्नोसिस जो है वो अच्छा बन जाता है। तो ये था आज के हमारे जो आज का जो हमारा सेशन था। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और वो पूछ सकता है क्वेश्चन, मैं इसके बाद अपना एक क्लोजिंग रिमार्क्स दूंगा और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे, मतलब इस सेशन को खत्म कर देंगे। हेलो डॉक्टर जी साहब। जी मैम, डोली मैम हेलो। बोलिए प्लीज। हाँ डॉक्टर, मुझे जी ये पूछना था ना कि C6 जो आप बोले हैं ना जी जी कि लंग्स पे काम करता है, तो जी किस तरह की प्रॉब्लम में C6 लंग्स पे काम करता है, ये थोड़ा जानना था।
देखिए ये इन जनरल आपका ना, आप चाहे आपका अस्थमा का पेशेंट आए, चाहे आपका टीबी का पेशेंट आए, आखिर में हमारा जो ये हमारी जो मेडिसिन है ये बीमारियों के ऊपर तो वर्क करती नहीं है, ये सीधे शरीर और शरीर के सिस्टम और अंग व तंत्रों पे वर्क करती है ना। तो आप उसमें इसको कॉमनली यूज कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है आपका C6 नहीं है, आप C1 भी यूज करवा सकते हैं कॉमन के लिए, C6 भी यूज करवा सकते हैं। इसी तरह से आगे चल के आपका जो है, एक सेकंड रुकिए, हाँ C13 भी आपका यूज हो रहा है, C10 भी आपका यूज हो रहा है ना। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। हाँ मेन ये है कि देखिए जो कैंसरसो है वो आपका सपोर्टिव मेडिसिन है स्कोरोफ्लोसो के साथ, ठीक है। कैंसरसो को आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, आपको उसमें स्कोरोफ्लोसो की जो सही होनी चाहिए, जैसे कि आपका S6 जो है वो आपका रेस्पिरेटरी का है, तो उसमें आपको S6 को यूज करना है ना। तो इस तरह से ही इसमें आपका सारा होता है जी। सॉरी S6 नहीं, आपका कहाँ गया, एक सेकंड रुकिए मैम प्लीज। S3 S जी S6 का भी है बिल्कुल। S6 में भी आपका कोई भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक का पेशेंट आता है तो उसमें आप S6 यूज करते हैं, उसके साथ आप उसमें S10 को भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा है, आपने पहली बार उसमें S6 दे दिया उसको, ठीक है, हो सकता है उसको पहली बार में रिजल्ट नहीं मिला तो आपने उसको S10 कर दिया, या फिर क्या हुआ S6 कुछ समय तक देते रहे, फिर उसके कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट आना बंद हो गया तो फिर हमने उसमें आगे चेंज कर दिया। तो इस बेस पे हमने आगे जो रेमडीज है उसको सिलेक्ट करना होता है। हाँ मैं क्लोजिंग रिमार्क्स की बात कर रहा था। आप सभी डॉक्टर से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए इस बुक में हमने 500 से ज़्यादा फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, एक चैलेंज है। आप क्या कीजिए, बीमारी का नाम पढ़िए और उस बीमारी के नाम के बेस पे, अभी फॉर्मूला मत चेक कीजिए, उस पर आगे फॉर्मूला को ढक लीजिए, आप खुद से एक फॉर्मूला बनाइए और उसके बाद फिर हमारे बुक का जो फॉर्मूला है उसको पढ़िए, ठीक है। आपके खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला और जो आगे बीमारी में लिख जो हमारा दिया हुआ फॉर्मूला, उसके बीच का डिफ्रेंसिएशन को चेक कीजिए। यही जो डिफ्रेंसिएशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन है, यही आगे चल के आपको अपनी प्रैक्टिस में एक्सपर्ट बनाती है। जी जगजीत सर कुछ बात करना चाह रहे हैं आप, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन? हाँ जी सर, वो एक डॉक्टर साहब ने पूछा था कि C6 एक्सटर्नल यूज करना, उसके ऊपर आप कुछ बताने जा रहे थे सर। सर मैंने आपको कहा कि आप उसको continue एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है, हमें सिर्फ पेशेंट की कंडीशन को वैसे- ध्यान रखना है। बट उन्होंने किसी शायद और बुक के बारे में बोला था ना, किसी और बुक में पढ़ा था। सर देखिए अब चलिए मैंने पिछली बार भी आपको ये बुक दिखाई थी, ठीक है। हम यही वो बुक है जिसको हम असली बुक मानेंगे, ठीक है। हमारी जो ये बुक है ना, ये मटीरिया मेडिका, आप जब बिल्कुल, इस वाली किताब को पढ़ेंगे, ये भी मटीरिया मेडिका है, और इस वाली किताब को पढ़ेंगे आपको 90% इन्फॉर्मेशन सेम मिलेगी, 10% जो इन्फॉर्मेशन अलग मिलेगी वो कुछ और चीज है। ये किताब जो है आज आप मुझे नहीं मालूम आप की एज क्या है, पर जो 1999 से पहले पढ़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो जिनको हम अपने सुपर सीनियर मान सकते हैं, उन सारों ने इन्हीं बुक्स से स्टडी की है। और इन बुक्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल का यूज नहीं करना है, ठीक है, सेम का यूज नहीं करना है। हाँ एक चीज का जिक्र हर जगह पे है, वो क्या, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट उसमें भी किस तरह के कंडीशन, बच्चे को हमें इंटरनल यूज के लिए एकदम से दवाई नहीं देनी है, और प्रेग्नेंट लेडी में हमने उसमें इंटरनल दवाई नहीं देनी है, और ऐसी बीमारी जिसमें एकदम से एक्साइटमेंट बढ़ जाती है पेशेंट की, मतलब उसके सिम्टम एक्साइट हो जाते हैं, उसमें हमें उसको जो इंटरनल यूज है उसमें हमने उसकी डोज को कैसे करना है, उसके डाइल्यूशन को कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बारे में जिक्र किया है। पर कहीं पे भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है कि इस वाली रेमेडी को आपको इंटरनल ही यूज करना है, एक्सटर्नल यूज नहीं कर सकते हैं, या आप इसको सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है, इंटरनल यूज नहीं कर सकते हैं। इस तरह की भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। जी हम लोग तो बोथ साइड ही कर रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों यूज कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज कर सकते हैं स्टेट से डॉक्टर जी।
जी 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 हाँ जी डॉक्टर साहब, एक सवाल था। जी 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 मैम। हाँ जी, बिगिनर्स के लिए, जैसे जो बिल्कुल नए हैं। जी जैसे सर हम बेसिकली पल्स फाइंड करने में दो उंगलियां, पल्स इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन्हीं का रोल है ना? जी जी। तीसरी फिंगर का तो हमें कोई वो नहीं है, है नहीं ना? नहीं नहीं, वो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट हो गया मैम। हाँ जी, तो सर जब हम जिस जिस फिंगर पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट फील होगी पल्स, हम उसी को मानेंगे। तो सर ऐसे ऐसे में हमें फिंगर उठा के भी देखनी है कि मतलब दोनों ओवरलैप करें, उसी में हमारा डायग्नोस हो जाएगा? मैम कि देखिए, पहले एक बार पहले इंडेक्स फिंगर उठाएं, फिर मिडिल फिंगर उठाएं, ऐसे जी मतलब? बिल्कुल वैसा ही करना है। पहले हमने जिसमें हमको धड़कन महसूस हुई है ना ज्यादा, हम्म, पहले उसको नहीं उठा, उसको पहले उठा दीजिए, ठीक है। फिर जिसमें कम धड़कन महसूस हुई है पहले उसको चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, एक मिनट सर, फिर से बोलना, एक मिनट मैं कट कर गई, फिर से बोलना सर। जी देखिए, हाँ। दो फिंगर है। हम्म, मान लीजिए आपको इंडेक्स फिंगर में ज्यादा धड़कन महसूस हुई है, जो कॉम्प्लेक्सेशन महसूस हुई है वो इंडेक्स फिंगर में महसूस हुई है, ठीक है। तो ठीक पहले है आप जी, उसको ही उठा लीजिए, इंडेक्स फिंगर को उठा लीजिए, क्योंकि पहले उसको, ठीक है। उसमें तो हमें क्लियर हो गया ना कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ महसूस हो रही है ना। तो जिसमें गड़बड़ महसूस हाँ जी, नहीं हाँ हुई है जी। पहले उसकी जो 3 मेनिस्कस है उसको आप जरा टैली कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंडेक्स फिंगर जो जिसमें गड़बड़ महसूस हुई है उसको आप चेक कीजिए। बाकी शुरुआती दौर में कभी ठीक भी है सर। उसकी गहराइयों पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जब इतना ही महसूस हाँ होना जी, शुरू हो चुका है ना कि ये जो 2 चीजों पे महसूस होना है, पहले शुरू के 100 पेशेंट पे सिर्फ यही चीज को महसूस कीजिए कि इस फिंगर पे महसूस हो रही है बीमारी या इस फिंगर पे महसूस हो रही है। फिर उससे अगले 100 हाँ जी, पेशेंट हाँ पे जी। आप मेनिस्कस पे महसूस कीजिए कि किस मेनिस्कस पे महसूस हो रही है, ठीक है। और सर जी जिस पे ज्यादा फील होती है, वो मतलब प्रॉब्लम मेरी है, वहां भी हो सकता है, दूसरी फिंगर में भी हो सकता है? मैम देखिए, जब आपने उसके लिए मैंने आपको बताया था, जब आप शुरू में जब आप पल्स को ढूंढेंगे ना तो आपको एक पल्स मिलेगी, ठीक है। वो जी। हमारी जिसको हम जैसे बोलते हैं जीरो होगी, ठीक है, पल्स जीरो मान लीजिए उसको, ठीक है। जो नॉर्मल पल्स है वो हम्म। वही है, क्योंकि अभी हमने कोई दबाव नहीं डाला, सिर्फ पल्स ढूंढी है उंगलियों से, ठीक है। हाँ फिर जी, हाँ जी। जब हमने अपनी उंगलियों को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे किया ना, तो एक उससे कुदरती तौर पे दबाव डल गया, ठीक है, पल्स पे। फिर हाँ उसके जी। बाद हल्का सा दबाव डालेंगे, हम बंद नहीं करेंगे पल्स को, सिर्फ हम्म, हल्का सा दबाव डालेंगे, ठीक है। जब हल्का सा हम उस पर हम्म। दबाव डालते हैं तब आपको एक जो उन 2 उंगलियों पे जो अलग अलग तरह की पल्स महसूस होने शुरू होगी। ओके ओके, जी जी तो फिर सर हम डायग्नोसिस की तरफ जा सकते जी हैं, है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी सर एक पार्टिसिपेंट बोल रहे थे कि आप बोल रहे थे टाइपिंग एरर भी हो सकता है, तो आप वो पेज नंबर बता दीजिए ना, जी जी क्योंकि वो सबके लिए कंफ्यूजन होगा। जी 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 मैं पेज वो, नंबर आपका मेंशन कर देता हूँ एक बार। हाँ जी, हाँ, बुक का नाम और पेज नंबर मेंशन कर देखिए, ये दीजिए। हमारी गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है ना, जो न्यू बुक है हाँ जी, हाँ उसका जी। पेज नंबर मुझे मालूम है। ओल्ड मेरे पास अभी पड़ी नहीं है इधर ना। न्यू बुक में जो पेज नंबर है आपका, देखिए, चुप। जी, न्यू बुक में पेज नंबर 55 है। पेज नंबर 55 है जी ना? जी 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 ठीक है सर, ये सबके लिए नोट कर लेंगे जी ना, पेज कि नंबर सबको, 55 क्योंकि पे इसमें प्रॉब्लम होगी। पहले नंबर पे लेवल लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पे बोन मैरो लिखा जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, जी, थैंक यू। ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि पेशेंट जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं, इस बुक के फॉर्मूलाज हैं, इनको पढ़िए खुद से। उस डिजीज के रिगार्डिंग सोचिए कि क्या फॉर्मूला बन सकता है। हमारे में जो फॉर्मूला बना है उसको देखिए, फिर ये कंसीडर कीजिए कि इस हमारा फॉर्मूला और आपका फॉर्मूला अलग क्यों है। फिर जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, सवाल बनेंगे, वो सवाल आपके लिए जो आगे चल के जो आपकी जो ग्रोथ करते हैं वही क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक का सेशन था। इसमें हमारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं, हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है। अब कोई अगर इसको बाद में देखेगा उसके लिए भी एक फुल फ्लैज इन्फॉर्मेटिव सेशन बन जाता है। और जिन्होंने ज्वाइन किया है मुझे उम्मीद है उनको भी काफ़ी कुछ इसमें जानकारी मिली ही है। और कुछ कन्फ्यूजन है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे इस जो हमारा नंबर है, इस जिन भी ग्रुप्स में जुड़े हैं उसमें हमारा ये नंबर है, उस पर आप उसको इंडिविजुअल मैसेज कीजिए प्लीज़। और उसमें हम आगे चल के सर उसको पूरी तरह से, जी जी प्लीज तपन सर प्लीज बोलिए। सर मेरा दो ओनली एक ही रिक्वेस्ट है आपको। जी 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 ये जो आफ्टर डायग्नोसिंग पल्स अदर या आफ्टर पल्स डायग्नोसिस व्हेन मैं जब महसूस कर रहा हूँ जी 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 कि बोन या लीवर ग्रुप में है, जी 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 ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट मेनिस्कस ऑफ इंडेक्स फिंगर, ठीक जी है, जी in terms of first that is index finger, जी middle meniscus, that is meniscus number 2, जी that is veins, artery, brain, जी nerve, heart and skin, ठीक है। जी
and then when it is comes to third meniscus, जी तो it is ये जो है आपका ये सर आपका purifying किडनी group और है ना, किडनी और लंग्स। lungs. Now my submission is that only, जी जी ये जो जहाँ पे मेरे को महसूस हो रहा है कि इसी ग्रुप में ही है। जी 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 Now specifically if we note down what are the medicine they are on, जी 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 कौन सी मेडिसिन इसमें है, जैसे बोन मैरो में C4 आई नो, बिल्कुल सर, वो मेडिसिन वाला ठीक चार्ट है। आपने ही मेरे को याद है, आप ही ने डिस्कस किया है, अभी हम उस चार्ट तक नहीं पहुंचे हैं। वो जो चार्ट है अच्छा। ना आपका मेडिसिन वाला चार्ट है जो सर। पल्स डायग्नोसिस के चैप्टर पे लास्ट में आते हैं जो चार्ट, सर ये देखिए इसमें सारे ऑर्गन सिस्टम के Right. रिगार्डिंग चार्ट है और इसमें yes I have seen, इसमें आपका ऑर्गन Yeah. पर्टिकुलर ऑर्गन बेस पे चार्ट है, ठीक है that's nice जी। ये वाले जो चार्ट है अभी मैंने आपको वही बताया ना, अभी हम क्या है, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम क्या Right, करेंगे, right. इस चार्ट को भी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे साथ में ना। जी, जी। right चलिए कोई इशू नहीं, आपने सही याद दिलाया, इस चार्ट को करेंगे। देखिए नहीं, मेरी क्योंकि सबसे मैं पहले बता रहा हूँ सर, जी क्योंकि मैं बता रहा हूँ सर, जी जब हम लोग जितना चार्ट आपने दिया ना, जी 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 इसलिए मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि होल बुक सर, जी। जितना आप ये जो पूरा बुक है, जी 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 the whole books is based upon that chart, जी, is a जी, simple theory, बिल्कुल बिल्कुल जितना मैंने महसूस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपने जूता देख लिया, सिंपल बोलिए, जी, जी। जूता देख लिया, आपका नाक देख लिया, आंख देख लिया, जी तो फर्स्ट टेम्परमेंट ग्रुप मेरे को मिल गया। जी जी एंड उसके बाद जब मैं फास्ट डायग्नोसिस में जा रहा हूँ, एकदम डीपली मेरे को टेम्परमेंट मिल गया, जी और डीपली जब मैं पास डायग्नोसिस कर रहा हूँ तो उसका ग्रुप भी मिल रहा है कि कौन सा ग्रुप में है। जी इट इज सैंग्विन ग्रुप का, कौन सैंग्विन ग्रुप तो है ही है, कौन सा ग्रुप में है वो, इट इज ऑफ मेरो, बोन मेरो और जी, जी, लीवर, जी, उसके इट इज ऑफ हार्ट, वेन्स वगैरह वगैरह, है कि नहीं? जी जी उसके है लिए कि नहीं? और इट इज अ मैटर ऑफ प्यूरिफायर और लंग्स, दैट इज और किडनी। तो ये जब हो जाता है तो ये बेस्ड ऑन योर चार्ट ही है। जी, जी, जी। टोटल बुक आपने जितना वो दिया, वो तो सर जितना वो आपने लास्ट में फाइंडिंग आपका फॉर्मूला मेकिंग आ जाता है, ठीक है। पर आखिर में Yes, अब yes, so जितना अब क्या है कि टेम्परामेंट सिर्फ आपको कहाँ तक पहुंचाएगी कि इसके किस ऑर्गन सिस्टम पे है, ठीक है। पर्टिकुलर किस एग्जैक्टली जो ऑर्गन में आपने है पहले वो सिस्टम वाला बोले थे। जी, पर्टिकुलर किस ऑर्गन में है उसके लिए आपको पल्स डायग्नोसिस लग रहा है, नहीं तो फिर जो आपकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स होती है, फाइंडिंग्स होती है, वो लगती है। हाँ, दैट आल्सो कम्स टू द पिक्चर। जी 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 और उसी से ही सिस्टम डिक्लेयर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो वही मैं बोल रहा था कि अगर इसमें साइड हमने A3BE लिख दिया ना, जी 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 हम जब प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट टाइम से हम जो ये चार्ट है इसको भी हम साथ में ही अब डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे सर, क्योंकि चार्ट भी काफी टोटल बड़े हैं, चार्ट हमारा काफी पेज ज्यादा में है रहता उसमें इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को जी। करने में भी काफी समय लगेगा, तो उसको भी हम नेक्स्ट टाइम से Which स्टार्ट कर देंगे सर। thank you sir, thank you, so kind of a very fine lecture, no doubt। थैंक यू सर। तो आज के सेशन Okay, में sir। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि हम इस इन्फॉर्मेशन को आगे अपने प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।